अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है राज मोहम्मद और आप मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स का राज देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी। अब देखें कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कंटिन्यूस फंक्शंस कौन से होंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर हम टोटल क्या पढ़ेंगे, कॉन्टीन्यूस फंक्शंस के बारे में कि एक फ़ंक्शन अगर कॉन्टीन्यूस होगा तो कब होगा। याद रखें इसका एक बेसिक फार्मूला भी है हमारे पास, वो डायरेक्ट अगर मैं आपको लिखवाऊंगा तो समझ अब याद तो कर लोगे लेकिन कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। मैं आपको कंसेप्चुअली समझाना चाह रहा हूँ। तो पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में एक कंटिन्यूस फंक्शन होता क्या है और उसको हम कैसे पहचानते हैं। तो मैं आपको एक देसी सिंपल डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। अ फंक्शन इज सेड टू बी, फार्मूले को हम खुद बनाएंगे, ठीक है। फार्मूला हमने डायरेक्ट नहीं लिखना, फार्मूले को समझ के खुद हम जो है ना डिराइव करेंगे। इज सेड टू बी continuous function if, अगर उसका ग्राफ बनाते हुए हमारा पेन ना उठे। मतलब जब आपको कोई फंक्शन गिवन हो, ये मैं आपको इस तरह की डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ कि आपको ज़िंदगी भर ये नहीं भूलेगी। और आप जैसे ही उसके ग्राफ को, उस फंक्शन को देखोगे ना, मैं आपको समरी लिखवाऊंगा आगे कि फंक्शंस कौन कौन से कंटिन्यूस होंगे। तो आप जैसे ही उसको देखोगे सूंघ के आप बता दोगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। समझ आ रही बात। तो देखें, एक फंक्शन जो आपको गिवन होगा वो कंटिन्यूस कब होगा कि जब उसका हम ग्राफ बनाएं और हमारा पेन उठे ना, मतलब एक स्मूथली बिल्कुल हम जो है ना एक पेन चलाएं और वो ग्राफ बन जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ ग्राफ्स हैं मेरे पास, मैं आपको समझा देता हूँ। ये y = 5 आपको गिवन है, देखें इसका ग्राफ ये बन रहा है। तो आप मुझे बताएं, इसका ग्राफ बनाते हुए मैंने यहाँ पर पेन को उठाया, एक स्मूथ तरीके से ये पेन मैं यहाँ पर स्क्रॉल करके ग्राफ बना रहा हूँ इसका कि नहीं। तो इसका मतलब आपके पास ये जो कांस्टेंट फंक्शन था y = 5 या कोई भी कांस्टेंट हो, उसका ग्राफ हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और वो फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा क्योंकि इसका ग्राफ बनाते हुए मेरा पेन नहीं उठ रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ तक मैंने ग्राफ बनाया, पेन उठा के फिर मैं बाकी यहाँ पे बना रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। एक स्मूथ वे में एक ही बार में पेन स्क्रॉल कर रहा हूँ और बना रहा हूँ। एक और फंक्शन देख लें, लीनियर फंक्शन है आपके पास y = x - 1। इसका ग्राफ भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। देखें तो ये स्ट्रेट लाइन बनाते हुए क्या आपका पेन उठ रहा है, एक बिल्कुल स्मूथली चल रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब आपके पास ये फंक्शन भी क्या है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। इसी तरह क्वाड्रेटिक को देख लें। क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा कैसे बनता है, एक पैराबोला शेप में बनता है ना। तो ये ग्राफ देखो जब आप बनाते हैं तो ये मैं फॉर एग्जांपल मैंने बनाया और ये आप स्क्रॉल कर रहे हैं पेन, तो क्या आपको पेन उठाना पड़ रहा है इसका ग्राफ बनाते हुए, नहीं। तो इसका मतलब कि आपके पास ये y = x² जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उसके भी हमेशा जो फंक्शंस आपको गिवन होंगे क्वाड्रेटिक, वो भी हमेशा क्या होंगे, कॉन्टीन्यूस होंगे। समझ आ रही है मेरी बात। अच्छा, ये आपके पास है sin x और cos x का। cos x और sin x तकरीबन सेम है, लेकिन ये sin x का ग्राफ है ये वाला। फॉर एग्जांपल ये एक sin x का ग्राफ मैंने बनाया है कुछ इस तरह से। तो क्या इसमें बताएं मुझे पेन उठाना पड़ रहा है, नहीं उठाना पड़ रहा ना। तो इसका मतलब sin x भी क्या है, ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। ये जो ग्राफ आपका बना है ये लॉग फंक्शन का है। किसका है, लॉग। इसका ग्राफ भी जब आप बनाते हैं तो मुझे बताएं आपको पेन उठाने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं। ऐसा तो नहीं है ना जैसे यहाँ पे कि ये बनाए और फिर पेन उठा के यहाँ पर लेके आए। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। ये वाला जो ग्राफ बनाया है ये भी आपके पास क्या है, कंटीन्यूस फंक्शन है। ये आपके पास मॉडुलस फंक्शन है, इसका ग्राफ भी यूँ बनता है। तो इसमें भी पेन उठाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। ये मैंने आपको एक समझ लो कि बिल्कुल सिंपल से सिंपल एक देसी तरीके से बता दिया। बाकी हम समझेंगे भी कि ग्राफ हमें ज़रूरी तो नहीं है हर बार हम ग्राफ ही बनाएं, ठीक है। हम ग्राफिकली तो हम बता सकते हैं, ठीक है, कि उसका ग्राफ कैसे बन रहा है, लेकिन हम डायरेक्ट सिर्फ ग्राफ के ज़रिए नहीं बताएंगे कि कंटीन्यूस फंक्शन है। उसके लिए फार्मूला है लेकिन वो हम डिराइव करेंगे अब, ठीक है। तो अच्छा, तो समरी में हमें क्या पता चला कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं जिसमें कांस्टेंट आ जाता है, आपके पास क्वाड्रेटिक आ जाता है, क्यूबिक, इसी तरह आपके पास पावर 4, पावर 5, 6, 7 अप टू सो ऑन चलते जाएँ, जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं ये सारे क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूस फंक्शन होते हैं। इसी तरह आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कॉन्टीन्यूस होते हैं लेकिन सारे नहीं होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में याद रखना एक sin x होता है सिर्फ और एक cos x। बाकी इसके रिसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर आपके पास tan जितने भी फंक्शंस हैं बाकी वो सारे डिसकंटीन्यूस होते हैं। सिर्फ ये फंक्शन आपके दो क्या हैं, ये कॉन्टीन्यूस होंगे। तो आपको MCQs में जब भी दिए जाएँ तो आप चुटकी बजा के उसके ऊपर टिक करें। ये मैं MCQs के लिए करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। और बेसिक कंसेप्ट भी है ये। इसी तरह हमने पढ़ा कि लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है
ये भी क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूस फंक्शन होते हैं, क्योंकि हमने ग्राफ अभी देखा कि उसके ग्राफ को बनाते हुए हमारा पेन उठ तो नहीं रहा ना, एक स्मूथली चल रहा है, ठीक है। इसी तरह मॉडुलस फंक्शन, ये भी आपके पास क्या होता है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है। अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि सर क्या हर बार क्या ग्राफ के ज़रिए हम सिर्फ बता सकते हैं कि कॉन्टीन्यूस है कि यार डिसकॉन्टीन्यूस है? नहीं, कभी भी नहीं। हम एक फंक्शन कंसिडर करते हैं यहाँ पर एफ एफ एक्स इज इक्वल टू, आपके पास गिवन है फॉर एग्जांपल y की वैल्यू 1 है जब x आपके पास क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, और y की वैल्यू 2 है जब x लेस देन 0 है। इसमें ये जो 0 हमें गिवन है ना, ये 0 यहाँ पर क्या है, इसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रिटिकल पॉइंट। ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है, वहाँ से हम फार्मूला एक्चुअल में डिराइव करेंगे। आपके फार्मूला इसका कैसे बना है, जो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन को चेक करने का फार्मूला है वो तो आप सबको पता भी होगा और आपके बुक में भी लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट लिखेंगे भी, लेकिन कंसेप्चुअली हम समझेंगे कि ये एक्चुअल में बना कैसे है। इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊँ, देखो इस फंक्शन का पीस वाइज फंक्शन इसको हम कहते हैं, 2 पीसीज में आपको गिवन है। x जब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, 0 यहाँ पर है ना, ये आपका ओरिजिन 0 है। x जब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तो मतलब इस साइड पे आपके पास i की वैल्यूज़ ये वाली, तो आपके पास y क्या आ रहा है, 1, तो ये 1 है। इसका ग्राफ यहाँ पे बनेगा ना, इक्वल टू 0 भी और ग्रेटर देन 0 भी, तो ये आपका ग्राफ इस डायरेक्शन में बनेगा। फिर देखें हम इसको भी बनाते हैं, x जब लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 2, ये आपके पास लेस देन 0 हुआ, y की वैल्यू 2 ये आ रही है, तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह बना है। तो मुझे बताएं कि जो पूरा इस फंक्शन का एफ एफ एक्स का ग्राफ बनाया, तो क्या ये कॉन्टीन्यूस है अकॉर्डिंग टू दिस रूल? कॉन्टीन्यूस नहीं है, ये डिसकॉन्टीन्यूस है। क्यों? क्योंकि मैं जब 1 के ऊपर यहाँ पर लाइन मैंने बनाई है, ये 2 पॉइंट के ऊपर लाइन बनाने के लिए मुझे पेन उठाना पड़ा, यहाँ तक आके फिर मैंने ड्रॉ किया। ये कॉन्टीन्यूस कब होता कि जब आपके पास ये जो x लेस देन 0 है, ये भी क्या होता, 1 होता, 2 ना होता। यहाँ पर 2 है ना, ये अगर ये 1 होता तो फिर हम ये लाइन कैसे ड्रॉ करते, सीधा स्ट्रेट ऐसे हम लेके जाते और इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करते, तो ये आपका कॉन्टीन्यूस होता। लेकिन इस सिचुएशन में क्या है, ये 2 है, तो आपका ग्राफ जो है ये पीस वाइज बन रहा है, ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन नहीं है। अब ये क्रिटिकल पॉइंट है आपका, क्रिटिकल पॉइंट क्या कि मैंने 0 यहाँ पर है ना, तो जब हम ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 की साइड पे जाएंगे, तो जब राइट साइड पे जाते हैं क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे, इसको हम कहते हैं RHS। क्या कहते हैं इसको? हम RHS कहते हैं, विच मीन सॉरी RHL, इसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट। ये आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 में डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। जब हम क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे जाएंगे तो ये क्या होगा, आपके पास RHL होगा। जब हम इसके लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो ये क्या कहलाता है, LHL, विच मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट। समझ आ रही बात? और ये जो आपका जहाँ पर ये क्रिटिकल पॉइंट लाई कर रहा है इक्वल टू, इसको हम कहते हैं एग्जैक्ट वैल्यू जो आपको गिवन हो फंक्शन के ऊपर, जब आप पुट करें तो वो ये पॉइंट होता है जहाँ पर इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमने पढ़ा कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास लेस देन 0 जो है, ये 2 ये भी यहाँ पर लाई करता, और आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट है वो भी यहाँ पर 0 होता, जब आप क्रिटिकल पॉइंट पुट करें इस फंक्शन में वो भी 0 आता, और आपके पास ये जो पॉइंट है RHL की साइड पे ये जो 1 के ऊपर लाई कर रहा है ये भी, तो फिर ये ग्राफ आपका स्मूथली बनता, और जब स्मूथली बनता तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। फिर सुने कि अगर आपके पास ये 2 ना होता, 1 होता, और ये 1 आपका फिर यहाँ पे लाई करता ना, और फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर भी 0 होता और ये पॉइंट भी होता। इसी तरह आपके पास RHL मतलब क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे भी आपके पास इधर ही लाई कर रहे हैं ऑलरेडी वो, तो फिर आपका ग्राफ इस तरह स्मूथली बनता। लेकिन पहले सिचुएशन में तो ये स्मूथली नहीं था ना, तो वो डिसकॉन्टीन्यूस था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये साइड भी इक्वल हो आपस में, और ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये भी इक्वल एक ही जगह पर लाई कर रहे हो, तो फिर आपका कंटिन्यूस फंक्शन होगा कि नहीं, फिर एक स्मूथली बन रहा है कि नहीं, पेन नहीं उठाना पड़ रहा ना। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, हमें यहाँ से ये पता चला, अब डिराइव करने की तरफ हम जा रहे हैं फार्मूले को, कि फार्मूले को एक्चुअल में कैसे डिराइव करना है। हमें यहाँ पर ये पता चला कि अगर LHL इक्वल हो किसके, RHL के, और ये इक्वल हो किसके, क्रिटिकल पॉइंट, ए रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट, जैसे 0 है यहाँ पर, मतलब आप फंक्शन के अंदर उस ए को पुट कर दें, ठीक है, जो आपको क्रिटिकल पॉइंट गिवन है 0, और उसकी वैल्यू और RHL की वैल्यू और LHL ये तीनों इक्वल अगर आ जाएं, तो फिर फंक्शन आपका क्या होगा, कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा। ये बात समझ आ गई बात? इसको थोड़ा सा और इलोबरेट करते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे लिखते हैं, x अप्रोचेस टू ए, यहाँ पर कोई भी नंबर है जो मैंने यहाँ पर लिया, जैसे यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट है ना, ए आपका किसके इक्वल था, यहाँ पर 0 के इक्वल था,
तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ऊपर माइनस लगाते हैं और फंक्शन आपका यही रहेगा। ये इक्वल होना चाहिए किसके, राइट हैंड लिमिट के, इसके ऊपर हम प्लस लगाएंगे एफ ऑफ एक्स, और ये दोनों किसकी इक्वल होने चाहिए, एफ ऑफ ए के, मतलब क्रिटिकल पॉइंट उस फंक्शन में पुट करें जो उसकी वैल्यू आए, और लेफ्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की ये तीनों अगर इक्वल हो तो देयरफॉर फिर हम कहेंगे कि आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। ग्राफिकली तो मैंने आपको बता दिया, फार्मूला डिराइव करके मैंने आपको समझा दिया कि हम फार्मूले की मदद से कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। समझ आ रही मेरी बात? तो ये बेसिक कंसेप्ट है इसके बिहाइंड। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते होते हैं, हम h कोई भी यहाँ पर नंबर ले लेते हैं जो कि छोटी सी वैल्यू, बिल्कुल ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से भी छोटी वैल्यू है, उसको क्या कर रहा है ये, हम लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे फाइंड आउट करते हैं। मैं आपको आगे क्वेश्चंस के अंदर क्लियर करवाऊंगा, आप इस चीज़ को माइंड में रखना, ये हम यूज़ भी करेंगे। एफ ऑफ एक्स माइनस एच करेंगे, एच यहाँ पर क्या है, ज़ीरो से भी छोटी वैल्यू, ठीक है, आप पुट करें या ना करें, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड मेथड है तो ये आपको पता होना चाहिए, हालांकि ये डायरेक्ट पुट करते हैं, ये आपको बाद में कंफ्यूज करेगा। ये मेथड अप्लाई करें हमेशा। आप जब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें तो आप क्या करें, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो वेयर h इज़ एनी स्मॉल नंबर, बिल्कुल स्मॉल है, ज़ीरो से भी स्मॉल, ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं मतलब ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से भी छोटा, ठीक है। तो आपके पास क्या है, x माइनस एच करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो करेंगे किसके लिए, राइट हैंड लिमिट में प्लस करते होते हैं ना, तो प्लस करेंगे। ये किसके इक्वल होना चाहिए, y के। अगर ये कंडीशन ट्रू हो देयरफॉर आपका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन विल बी कॉन्टीन्यूस फंक्शन। ये समझ आ गई बात? अगर इसमें से आपके पास जब आप सॉल्व करें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड आ गई, लेकिन ये फंक्शन के ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो इक्वल नहीं हुई इन दोनों की, फिर भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। अगर ये दोनों इक्वल आए और ये इक्वल ना आए तो फिर भी कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। तीनों इक्वल आएंगे तो आपका फंक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है, अदरवाइज क्या होगा, डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा। अच्छा, अब आपको अगर कोई फंक्शन फॉर एग्जांपल गिवन है यहाँ पर, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, इस तरह का आपको एक फंक्शन गिवन है, और आपसे कह रहे हैं कि जनाब इसमें बताएं कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर ये डिसकॉन्टीन्यूस है। तो हमेशा आपने याद रखना है कि अगर इस तरह आपको एक फंक्शन गिवन हो तो उस फंक्शन को आपने देखना है कि ये किस पॉइंट के ऊपर अनडिफाइंड हो रहा है। तो देखें, अगर हम x अप्रोचेस टू 1 यहाँ पर पुट करें, ठीक है, बल्कि आपको अगर लिमिट भी ना गिवन हो और यहाँ पर कहें कि इस फंक्शन का आप बताएं किस पॉइंट के ऊपर ये डिसकॉन्टीन्यूस है, तो ये बताएं मुझे कि x की यहाँ पर क्या पुट करूँ कि ये अनडिफाइंड हो। 1 पुट करूँगा तो 1 माइनस 1 0, एनीथिंग डिवाइड बाई 0 क्या होगा, अनडिफाइंड। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 जो है मेरे पास क्या है, वो पॉइंट है जिसके ऊपर ये फंक्शन आपका क्या है, डिसकॉन्टीन्यूस है। समझ आ रही बात? ये क्या है, डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन है ये। तो हम जब पॉइंट्स फाइंड करेंगे कि फंक्शन कहाँ पर डिसकॉन्टीन्यूस है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमने देखना है कि फंक्शन आपका 0/0 कहाँ पर बन रहा है, या एनीथिंग डिवाइड बाई 0, मतलब अनडिफाइंड जिस पॉइंट के ऊपर होगा उस पॉइंट के ऊपर डिसकॉन्टीन्यूस होगा आपका फंक्शन। अदरवाइज बाकी सारे पॉइंट्स के लिए क्या होगा, कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा। जैसे ये फंक्शन था, ये किस पॉइंट के ऊपर डिसकॉन्टीन्यूस है, 1 के ऊपर, क्योंकि 1 पुट करने से ये अनडिफाइंड आ रहा है। समझ आ रही है बात? क्लियर है? तो ये आपका कुछ बेसिक कंसेप्ट था जो कि इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर हमने मोस्टली पढ़ना है, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी भी होंगी। 2.1 में लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करनी है, राइट हैंड लिमिट पीस वाइज फंक्शन में। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप लोगों को आइडिया हुआ होगा कि फार्मूला एक्चुअल में डिराइव कैसे हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इस ग्राफ को आप देखें तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो आपस में, मतलब लेफ्ट हैंड ये क्रिटिकल पॉइंट है आपका, इसके लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल हो, राइट हैंड लिमिट भी, और क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू भी उस फंक्शन के ऊपर जो देगा वो भी इक्वल हो, तो फिर हम कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है। क्योंकि जब ये तीनों इक्वल होंगे तो देखो एक स्मूथली ग्राफ बन रहा है कि नहीं। तो ये कंसेप्ट भी आपको यहाँ से क्लियर हुआ। चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आप सबको मैंने अभी कंसेप्ट्स के अंदर बिल्कुल डिटेल के साथ समझाया है कि आपके पास पॉलिनोमियल जितने भी फंक्शंस हैं, पावर 1 है, पावर 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 कोई भी, या कांस्टेंट आपके पास फंक्शंस हो, वो हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूस फंक्शंस होते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, रियल वैल्यू, तो आपके पास ये फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू देगा, ये कॉन्टीन्यूस होगा, डिसकॉन्टीन्यूस कभी नहीं होगा, अनडिफाइंड नहीं होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल सिंस f of x is polynomial
therefore it is continuous at everywhere for all real numbers। तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि आपको एक एफ एफ एक्स जो गिवन है ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल हमेशा क्या होते हैं, सारे रियल नंबर्स के लिए आपके पास वो क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूस होते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कंक्लूजन में कि देयरफॉर नो डिसकॉन्टिन्यूटीज़, क्या लिखेंगे, नो डिसकॉन्टिन्यूटीज़, डिसकंटिन्यूटीज़ है ही नहीं इस फंक्शन के अंदर। समझ आ गई बात। ये मैंने आपको इसीलिए तो वो बेसिक कंसेप्ट पढ़ाए हैं कि आप सूंघ के बता दो कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस है। समझ आ गई बात। तो जो भी आपको गिवन होगा, आपको पॉलिनोमियल फंक्शन रेशनल अगर गिवन हो ना डिवाइड में, जैसे कि ये यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि किससे अनडिफाइंड होगा। लेकिन सिंपल इस तरह पॉलिनोमियल गिवन हो तो आप डायरेक्ट बता दें आंखें बंद करके क्या है, ये आपके पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। हमने बेसिक कंसेप्ट में बिल्कुल लास्ट में ये पढ़ा था कि आपके पास कभी भी अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। जिस वैल्यू के ऊपर आपका फंक्शन अनडिफाइंड होगा उस वैल्यू के ऊपर वो फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस भी होगा। समझ आ गई बात। तो यहाँ पर मुझे बताएं कि डिनोमिनेटर में जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है, ये एक रेशनल फंक्शन है ना। ठीक है, रेशनल इसलिए क्योंकि पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहा है। तो डिसकंटिन्यूस कब होंगे ये फंक्शन आपका, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डिसकंटिन्यूस occurs where the denominator is 0। हमें पता है कि डिसकंटिन्यूटी कब होती है, जब डिनोमिनेटर आपके पास 0 होता है। तो मुझे बताएं यहाँ पर x की क्या वैल्यू पुट करें कि 0 बने, कोई ऐसी वैल्यू है मुझे बताएं, कोई नहीं है ना। तो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करें, नेगेटिव पुट करें, कुछ भी पुट कर दें, तो डिनोमिनेटर में 0 बन सकता है, इसमें कभी नहीं बन सकता ना। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देयरफॉर नो डिसकंटिन्यूटीज़, क्या लिखेंगे, नो डिसकंटिन्यूटीज़। तो हमारे पास ये फंक्शन भी क्या है, डिसकंटिन्यूस नहीं है किसी भी वैल्यू के ऊपर। क्योंकि डिसकंटिन्यूस कब होता है, ये मैंने आपको बताया कि जब डिनोमिनेटर में अगर किसी वैल्यू के ऊपर ये अनडिफाइंड हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन गिवन था, मैं यहाँ पर समझाने के लिए करता हूँ, x² - 1 डिवाइड बाई x - 1। अब यहाँ पर मुझे बताएं कौन सी वैल्यू x की पुट करूँ जिससे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो। अगर मैं x = यहाँ पर 1 पुट कर दूँ तो मुझे बताएं 1 - 1 क्या होगा, 0 होगा कि नहीं। तो इसका मतलब कि डिनोमिनेटर में 0 आ गया, उसके ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन आपका फिर क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा एट x = 1। तो यहाँ पर तो कोई ऐसी वैल्यू x की थी नहीं कि जिसके ऊपर ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस हो। समझ आ रही है बात। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे अब। तो हमने उसी तरह क्या करना है कि आपके पास डिसकंटिन्यूटी कब अकर होती है कि जब आपके पास डिनोमिनेटर 0 के इक्वल आ जाए। तो हम क्या करेंगे, डिसकंटिन्यूटीज़ फाइंड करनी है ना हमने। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, डिसकंटिन्यूटीज़ occurs when denominator is 0। हमें पता है कि डिसकंटिन्यूटीज़ कब अकर होती हैं कि जब आपके पास डिनोमिनेटर 0 हो। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, इसको 0 के इक्वल पुट करें और x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करें। x² - 9x + 8 = क्या आ जाएगा, 0 के। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करें, क्या आएगी आपके पास। इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टर्स क्या बनेंगे, फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे यहाँ पर x² - 8x - x + 8 = 0। x कॉमन ले x - 8 आ जाएगा, -1 कॉमन लेंगे तो x - 8 = 0। इसका मतलब x - 1 एक फैक्टर बन गया = 0 और एक x - 8 = 0 बन गया। ठीक है, तो यहाँ से x = 1 एक आ गया, एक x = 8। इसका मतलब ये हुआ कि ये x = 1 जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर आपका 0 होगा। ठीक है, विच मीन्स अनडिफाइंड। x = 8 भी पुट करेंगे तो इस फंक्शन में आपके पास ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है कि आपके पास ये फंक्शन अनडिफाइंड है। x = 1 और x = 8 के ऊपर इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 8। ये दो वो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आपका ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे इस फंक्शन में तो वो भी क्या होगा 1/0 विच मीन्स अनडिफाइंड। x इज इक्वल टू 8 पुट करेंगे तो वो भी क्या होगा 1/0 होगा विच मीन्स अनडिफाइंड। तो हमने पढ़ा था कि जिस वैल्यू के लिए आपका फंक्शन अनडिफाइंड होगा उस वैल्यू के ऊपर वो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस भी होगा। समझ आ गई बात? आई होप सो कि क्लियर हुआ होगा। आपके पास सिर्फ ये बात याद रखनी है कि पॉलिनोमियल सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। फिर जब आपको रैशनल फंक्शन इस तरह गिवन हो तो यहाँ पर आपने देखना है कि वो x की कौन सी वैल्यू के ऊपर अनडिफाइंड है। तो जिस वैल्यू के ऊपर अनडिफाइंड होगा उस वैल्यू के ऊपर वो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस भी होगा। समझ आ गई बात? चलते हैं बाकी क्वेश्चंस को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 माइनस 1। देखें यहाँ पर भी वही हमने कंसेप्ट अप्लाई करना है। एक्स ही है, यहाँ पर अगर मैं देखो क्या पुट करूँ, 1 पुट कर दूँ या -1 पुट करूँ। देखिए 1 की पावर क्या होगा, 1 की पावर 4 1 होता है, 1 - 1 0, तो एनीथिंग डिवाइड बाई 0 अनडिफाइंड हो रहा है। इस तरह -1 पुट करूँगा तो -1 की पावर भी 4 क्या होती है 1, तो 1 - 1 अगेन क्या होता है 0। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 माइनस 1 इज अनडिफाइंड एट x is equal to 1 and at x is equal to -1। -1 और 1 पुट करें तो ये अनडिफाइंड हो रहा है। देयरफॉर f of x is discontinuous at x is equal to 1 and x is equal to -1। ये चीज़ आप लोगों ने बस याद रखनी है, बिल्कुल बच्चों का खेल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखना है कि जिस वैल्यू के ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा उसके ऊपर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी होगा। समझ आ रही बात? तो इसी तरह हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्योंकि 1 पुट करने और -1 पुट करने से फंक्शन नीचे डिवाइड में नोमिनेटर में आपके पास 0 बन रहा है, सॉरी डिनोमिनेटर में, तो इसीलिए ये फंक्शन अनडिफाइंड है और वहाँ पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी। आई होप कि समझ आया होगा, मुश्किल नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें पता है कि आपके पास फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है, कि जब आपके पास डिनोमिनेटर 0 होता है। डिसकंटिन्यूटी कब अकर होती है, अकर्स व्हेन डिनोमिनेटर इज 0। तो डिनोमिनेटर में क्या आपके पास sin 2x, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब साइन आपके पास हमेशा देखें किस किस वैल्यू के ऊपर 0 होता है। साइन आपके पास 0 होता है, 0 के ऊपर भी साइन 0 0 होता है, ठीक है। इसी तरह क्योंकि 0 नहीं लेके आना, अगर sin 2x 0 के इक्वल होगा तो उसके ऊपर आपका फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि साइन एनीथिंग डिवाइड बाई 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसी तरह साइन आपका 0 होता है पाई के ऊपर भी। समझ आ रही बात? इसी तरह साइन आपका होता है इक्वल, आगे करते जाएं 2 पाई अब टू सो ऑन चलते जाएं। तो इसका मतलब कि हमारे पास यहाँ पर 2x जो है, अगर ये 0 पाई 2 पाई अब टू सो ऑन चलते जाएं 3 पाई 4 पाई 5 पाई आप पुट करते जाएं, तो साइन फंक्शन वहाँ पर क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। लेकिन यहाँ पर साइन 2x है तो यहाँ से ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। बल्कि मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दूँ, ये एक्चुअल में क्या आपके पास 0 से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिटी तक चल रहा है ना, तो मैं इसको n का नाम दे देता हूँ। 7 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पर 1 है, फिर 2 3 4, तो मैं इसको n पाई कह देता हूँ, ठीक है। क्लोज कर दिया मैंने। अब x की वैल्यू मैंने यहाँ पर फाइंड करनी है, 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसका मतलब कि इस फंक्शन में अगर आप x की जगह n पाई बाई 2 पुट करते जाएँ, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, n कोई भी यहाँ पर इंटीजर है। समझ आ रही बात? एनी रियल नंबर आप कह लें, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी पुट करें, तो आपके पास x की वैल्यू अगर यहाँ पर n पाई बाई 2 आएगी इस फंक्शन में, तो इसके ऊपर क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। जैसे कि n अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो 0 इंटू पाई बाई 2 0 हो रहा है। साइन 0 क्या होता है आपके पास, 0 होता है, तो x - 1 डिवाइड बाई 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा ना, तो उसके ऊपर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी होगा। इसमें से कोई भी वैल्यू पुट करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x - 1 जो है डिवाइड बाई साइन 2x इज discontinuous at x is equal to क्या है आपके पास n पाई बाई 2।
इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर इस साइन 2x की जगह आप यहाँ पर x में n π/2 में से कोई भी वैल्यू पुट करें, आप 0 पुट करें n की जगह तो आपके पास 0 आ जाएगा, पाई पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास π/2 आएगा। चलते जाएं आप इसी तरह पुट करते जाएं वैल्यूज़, तो आपके पास x की ये जो मैंने इंटरवल फाइंड किया है यहाँ से, ठीक है, या हो आई होप कि आप लोग सबको समझ आया होगा। यहाँ से x की वैल्यू कोई भी पुट करते जाएं तो ये फंक्शन इसके ऊपर अनडिफाइंड हो रहा है, तो जहाँ पर फंक्शन अनडिफाइंड होगा वहाँ पर फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टीन्यूस भी होगा। तो इस x की वैल्यू के लिए फंक्शन सारा क्या है, डिसकॉन्टीन्यूस है। समझ आ रही बात, आई होप कि समझ आया होगा। चलते हैं बाकी पार्ट्स को भी इस तरह सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें आपको क्रिटिकल पॉइंट्स दिए हुए हैं 0 और 2, दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इसमें। समझ आ रही बात, तो मतलब हमने यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। यहाँ पर इन फंक्शंस की, पूरा फंक्शन f(x) है, पीस वाइज फंक्शन है ये। यहाँ पर एक आपको क्रिटिकल पॉइंट 0 गिवन है जिसके लिए एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, ठीक है। इस तरह क्रिटिकल पॉइंट 2 गिवन है, एक फंक्शन उसके लिए ये है और एक फंक्शन ये है। हमने इन दोनों के ऊपर क्या करना है, चेक करना है कि ये फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस है। समझ आ गई ये बात। अच्छा, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो रूल्स पढ़े थे कंटिन्यूटी के वो क्या थे कि आपके पास लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और इक्वल होना चाहिए जो आपको क्रिटिकल पॉइंट के होना होगा वो फंक्शन में पुट करने से। समझ आ गई बात, मतलब एट इक्वल टू आपको जहाँ पर नज़र आ रहा है वो ये है। अच्छा, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 0 चेक करेंगे, किसके ऊपर, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर क्या है, 0। सबसे पहले आप क्या करें, आप यहाँ पर f ऑफ a यहाँ पर क्या है, 0 है ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, f ऑफ 0। तो मुझे बताइए f ऑफ 0 कहाँ पर है, x इज इक्वल टू 0 कहाँ पर है, ये फंक्शन है ना, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मतलब ये जो आपको लिखा हुआ है ना, x लेस देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू x, इसका एक्चुअल में मतलब होता है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, कि x 0 के इक्वल है और उससे ग्रेटर है, ठीक है। तो आपके पास ये फंक्शन है उसके लिए जब x इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि हमने f ऑफ a फाइंड करना है ना, मतलब f ऑफ 0 फाइंड करना है। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट 0 है एक ही जगह पे, a एक्चुअल में आपको क्या गिवन है यहाँ पर 0, तो उसके लिए फंक्शन आपको क्या गिवन है, x²। तो हम इसमें क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे x की जगह, एट x इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हमारे पास 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, इसको अभी इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इसी तरह हमने देखो इसके अपोजिट क्या है आपके पास, आपने हमेशा याद रखना है कि जब आप पीस वाइज फंक्शन को सॉल्व करें पहले आप उस फंक्शन की क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर वैल्यू फाइंड करें, जैसे ही हमने की। फिर उसके अपोजिट कौन सा फंक्शन है, 0 का क्रिटिकल पॉइंट एक ये और एक ये है, तो ये हमने सॉल्व कर दिया। इसके अपोजिट साइड पे ये आ रहा है x लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, विच मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट वो कैसे आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 लेकिन लेफ्ट साइड से। वो कौन सा फंक्शन है उसके लिए, x लेस देन 0, ये फंक्शन गिवन है ना आपको, फंक्शन आपको गिवन है x, तो इसमें आप पुट करें, लिमिट अप्लाई कर दें यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, x की जगह 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ के पास इक्वेशन 2 आ गया। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गई, लेकिन तीसरी चीज़ कौन सी चाहिए, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट यहाँ से आपको गिवन है, देखो ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो ग्रेटर का मतलब क्या होता है, राइट साइड पे, 0 से राइट साइड पे। तो उसके लिए आपको ये फंक्शन है ना, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअल में क्या है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके लिए फंक्शन क्या है, ये। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, नाउ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होगा लेकिन ऊपर पॉजिटिव, तो उसके लिए फंक्शन क्या है, राइट हैंड के लिए ये आपको x ग्रेटर देन आर इक्वल टू है ना, जहाँ पर आपको इक्वल का साइन नज़र आएगा ना, उसी के साथ आपके पास हमेशा तकरीबन राइट हैंड होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास फंक्शन है एक्चुअल में, तो उसका फंक्शन क्या गिवन है आपका, राइट हैंड ये है ना, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये फंक्शन है उसका, आपके पास x² गिवन है। तो यहाँ पर आप पुट करें 0, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। इक्वेशन 3 का नाम दे दें, तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 2 एंड 3 आपके पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0, क्रिटिकल पॉइंट के भी इक्वल आ गया। देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब दूसरा पॉइंट क्रिटिकल क्या गिवन था, 2 गिवन है ना आपको। सिर्फ ये चीज़ आपने समझनी है कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और क्रिटिकल पॉइंट की उस फंक्शन के ऊपर वैल्यू, उसके लिए इन पीस वाइज में से आपको क्या गिवन है,
तो मैंने आपको हमेशा बताया था कि x आपको अगर क्रिटिकल पॉइंट जैसे 0 है ना, अगर 0 लेस होगा, ठीक है, जैसे x लेस देन 0 है यहाँ पर, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपके पास x ग्रेटर देन 0 होगा या उसके इक्वल होगा तो वो राइट हैंड साइड होगा, और इक्वल होगा तो वो तो क्रिटिकल पॉइंट का फंक्शन जो है वो यही गिवन होगा आपका। ठीक है, सॉल्व करते हैं एट x इज इक्वल टू 2। अब आपको बातें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि एट x इज इक्वल टू 2 हमारे पास कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट है। एक क्रिटिकल पॉइंट ये गिवन है x इज इक्वल टू 2 के ऊपर, और एक ही है। तो यहाँ पर मुझे बताएं कि आपको ये जो फंक्शन गिवन है x लेस देन आर इक्वल टू 2 आपको गिवन है, और यहाँ पर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है। ठीक है, हमने यहाँ पर अब डिसाइड करना है कि एक्चुअल में हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कौन सी बन रही है, और क्रिटिकल वैल्यू जो है फंक्शन के ऊपर वो कौन सी बन रही है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2 के ऊपर फाइंड करना है ना। तो एट f ऑफ 2 आपको फंक्शन क्या गिवन है, यहाँ पर देखें ग्रेटर देन आर इक्वल का साइन है कि नहीं, तो इक्वल का फंक्शन आपको कौन सा गिवन है, ये फंक्शन गिवन है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या पुट करें, 2 पुट करें, f ऑफ 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको अब इक्वेशन 1 का नाम अगेन दे दें। समझ आ गई बात ये। इसी तरह अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू, अब क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारे पास 2 है ना, लेकिन लेफ्ट साइड से तो ऊपर माइनस डाल देंगे हम। समझ आ रही बात। अब हमने देखना है कि फंक्शन कौन सा लेंगे हम इसमें से। तो मुझे बताएं लेफ्ट साइड के लिए हम क्या लेते हैं, लेस देन लेते हैं ना। तो यहाँ पर देखो x लेस देन आर इक्वल टू 2 है कि नहीं, मतलब लेस देन आर इक्वल टू का मतलब एक है, आप बेशक इक्वल के लिए ये लें या ये ले लें, लेकिन यहाँ पर लेस देन नज़र आ रहा है आपको कि नहीं। लेस देन किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट को, याद रखना है आप लोगों ने हमेशा। तो लेफ्ट हैंड के लिए आपको कौन सा फंक्शन गिवन है, एक्स स्क्वायर गिवन है ना, क्योंकि x लेस देन 2 आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। देखें तो उसका फंक्शन क्या गिवन है, हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे, ये चीज़ समझनी है आपने। तो यहाँ पर 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तीसरे राइट हैंड लिमिट को फाइंड करना ज़रूरी है, नहीं है, क्योंकि देखें आपने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड किया वो 4 आया, और आपने क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर जब वैल्यू फाइंड की वो आपके पास क्या आई 2 आई। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम 1 and 2 function is discontinuous at x is equal to 2। x is equal to 2 के ऊपर आपका फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टीन्यूस है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर ये जो एफ ऑफ ए है एक्चुअल में इसकी वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हमें तीसरे की फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक भी अगर अनइक्वल आ गई तो इसका मतलब आपका जो फंक्शन है वो क्या है, अनडिफाइंड है वहाँ पर, और वो डिसकॉन्टीन्यूस है। समझ आ गई बात, आई होप कि समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को इसी तरह सॉल्व करते हैं, आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा मज़ीद। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको पीस वाइज फंक्शन गिवन है, साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स और 1/2। 1/2 कब है, जब एक्स इज इक्वल टू 0 है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट आपको क्या गिवन है 0 गिवन है। ठीक है, और इसी तरह साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स कब है, कि जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 है। तो नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या, कि एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, करीब करीब है एक्स 0 के, इक्वल टू 0 नहीं है, उसके करीब करीब है। समझ आ रही है हमारी बात। एक और चीज़ मैंने आपको लिखवाई थी कि जब एक्स, ये 2.1 में हम पढ़ चुके हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 और साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स हो, तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट आपको क्या गिवन है, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट आपको गिवन है वो है एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि एफ ऑफ 0 हमारे पास क्या आ रहा है। तो उसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी कांस्टेंट गिवन है, 1/2 गिवन है ना, तो ये आपके पास क्या आ गई, एफ ऑफ 0 आ गई। इसको अब इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी लिमिट फाइंड करेंगे। अब एक्स नॉट इक्वल टू 0 का मतलब एक्स अप्रोचेस टू 0, उसके करीब करीब, इक्वल टू 0 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट कह लें या राइट हैंड लिमिट कह लें आप, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये है ना, एक्स अप्रोचेस टू 0 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 मतलब नॉट इक्वल टू 0, ये फंक्शन है उसके लिए। ठीक है, बिल्कुल करीब करीब है उसके। तो लेफ्ट साइड से हम चेक करें, साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, तो हमें पता है कि जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 और साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है कि नहीं। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0, क्रिटिकल पॉइंट के इक्वल आ गया, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 और 2 है, तो इसीलिए हम कहेंगे देयरफॉर डिसकंटिन्यूस
एट x इज इक्वल टू 0। ये जो x इज इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट आपको गिवन था, इसके ऊपर ये फंक्शन क्या है अब डिसकॉन्टीन्यूस है। आई होप कि समझ आया होगा, बिल्कुल ईजी है। आप लोगों ने सिर्फ ये चीज़ यहाँ पर पीस वाइज में समझनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यही है कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसमें से कौन सा फंक्शन लेना है और राइट हैंड के लिए। यहाँ पर तो सिंपल आपको एक ही क्रिटिकल पॉइंट गिवन था, जब दो गिवन हो तो उसको आपने समझना है। देखें यहाँ पर एक 0 इधर लाई कर रहा था और एक 0 यहाँ पर, तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इन दोनों में से कोई होगा, और क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर भी जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे इन दोनों में से कोई होगी। फिर एक क्रिटिकल पॉइंट 2 था और एक 2 यहाँ पर है, तो एक फंक्शन ये यूज़ करेंगे और एक ये जब क्रिटिकल पॉइंट 2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जब ग्रेटर देन होगा तो वो क्या होगा, राइट हैंड लिमिट के लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे, लेस देन होगा तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और इक्वल का साइन जब होगा बेशक वो लेस देन आर इक्वल टू के साथ हो जैसे यहाँ पर है, या ग्रेटर देन आर इक्वल टू के साथ, तो वो क्या होगा क्रिटिकल पॉइंट होगा उस फंक्शन के ऊपर। आई होप कि समझ आया होगा। चलते हैं इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको तकरीबन पीस वाइज फंक्शंस की लिमिट और उसकी कंटिन्यूटी को फाइंड आउट करना तकरीबन क्लियर हो जाएगा, ऑलमोस्ट 100%, ठीक है, अगर आपने बाकी क्वेश्चंस भी देखें। सबसे पहले देखें यहाँ पर हम क्रिटिकल पॉइंट आपको क्या गिवन है। यहाँ पर सोल्यूशन में हम लिखते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट हमें क्या गिवन है, यहाँ पर वो है x इज इक्वल टू 6। तो पहले हम x इज इक्वल टू 6 के ऊपर फंक्शन कौन सा गिवन है, x इज इक्वल टू 6 के ऊपर 12 आपको गिवन है ना, तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं एट x इज इक्वल टू 6। हम देखते हैं कि f ऑफ 6 हमारे पास क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 6 के ऊपर 12 आ रहा है ना, तो वो ऑलरेडी उन्होंने आपको दिया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली जो कि आपको गिवन थी 12। समझ आ गई बात। अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको या तो लेस देन और ग्रेटर देन राइट हैंड के लिए होते हैं और लेस देन लेफ्ट हैंड के लिए, लेकिन यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 6 है, तो x नॉट इक्वल टू 6 का मतलब क्या कि 6 से करीब करीब, लेकिन 6 नहीं है, x अप्रोच कर रहा है किसको, 6 को। 6 नहीं है, 6 के बिल्कुल करीब करीब वैल्यू, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे x अप्रोचेस टू 6। ये एक्चुअल में जो आपको गिवन है ना वो ये गिवन है, x अप्रोच कर रहा है 6 को, इक्वल नहीं है उसके। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 6 लिखेंगे, ऊपर माइनस डाल देंगे। फंक्शन क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला है ना, x² माइनस 36 आ जाएगा और x माइनस 6। अब इसके ऊपर अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो ये अनडिफाइंड हो रहा है, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 6, देखो ये आपके पास x² माइनस 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, 36 को, x माइनस 6। तो ये मज़ीद अगर मैं देखूँ इस फंक्शन को तो लिमिट x अप्रोचेस टू 6, आपके पास ये एक्चुअल में a माइनस बी का a² माइनस b² का फार्मूला है, विच मीन्स x माइनस 6 x प्लस 6 डिवाइड बाई x माइनस 6, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 6 फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये किसके इक्वल आ गई, x प्लस 6। अब लिमिट अप्लाई कर सकते हैं हम, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 अप्लाई करेंगे ना, 6 प्लस 6 किसके इक्वल आ गया, 12 के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ गई, 12, इसको भी इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इसी तरह अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर राइट हैंड लिमिट। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। उसके लिए भी आपको फंक्शन कौन सा होगा, x अप्रोचेस टू 6 होगा, लेकिन राइट साइड से यही फंक्शन हम यूज़ करेंगे। समझ आ गई बात। तो x² माइनस 36 डिवाइड बाई x माइनस 6, तो मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, x अप्रोचेस टू 6, ये आपके पास x माइनस 6 हो जाएगा। देखो x 36 को 6 का स्क्वायर लें तो x² माइनस 6 का स्क्वायर a² माइनस b² का फार्मूला है जो कि a माइनस बी a प्लस बी है डिवाइड बाई x माइनस 6, ये और ये कैंसिल हो गए। तो आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 6, पॉजिटिव इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि राइट हैंड लिमिट है ये, x प्लस 6 आ गया, तो इसका मतलब कि राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा x ही वैसे एक्सपोर्ट करें, 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। अब देखें मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विच इज़ इक्वल टू f ऑफ 6। क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर भी वैल्यू जो आपने फंक्शन की फाइंड की वो तीनों आपस में क्या हो गई, इक्वल आ गई। देयरफॉर f ऑफ x जो आपको फंक्शन गिवन है इसको दोबारा लिखे इज़ कॉन्टीन्यूस एट क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 6, ये फंक्शन क्या है,
कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। आई होप कि समझ आया होगा, बिल्कुल इजी है। आप लोगों ने अगर पीस वाइज फंक्शन में सिर्फ ये चीज़ समझ ली कि लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी लेनी है और राइट हैंड लिमिट और क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर वैल्यू कौन सी होगी, हमेशा जहाँ पर इक्वल का नज़र आएगा ना साइन आपको, वहाँ पर आपका फंक्शन एक्चुअल में क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू आपको देगा। समझ आ गई बात, क्लियर है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 12 के बजाय x+2 होता और x = 6 होता, तो फिर फंक्शन जो हमने f(6) फाइंड करना था एट 6 क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, वो ये फंक्शन होता। फिर तो हम 6+2 डालते हैं, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, तो सिर्फ 12 गिवन है तो हमने कांस्टेंट ले लिया। आई होप कि समझ आया होगा। चलते हैं इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें फंक्शंस गिवन होगा, साथ इंटरवल्स दिए होंगे ए और बी हमें, ठीक है। जैसे ये ए और ये बी है, इस पर हमने चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है कि नहीं। सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 9 में आपको जो फंक्शन गिवन है ये कौन सा है, पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज़ अ पॉलिनोमियल क्वेश्चन या पॉलिनोमियल फंक्शन एंड इट इज़ कॉन्टीन्यूस। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये कॉन्टीन्यूस होता है फॉर ऑल रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सब के लिए आपका पॉलिनोमियल जो फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, कॉन्टीन्यूस होता है। तो हम अगर इंटरवल ए की बात करें, ए इंटरवल आपको क्या गिवन है, -1 से 3, तो इसके ऊपर आपका ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा कि नहीं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यस इट इज़ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। क्या है ये, कॉन्टीन्यूस फंक्शन एट इंटरवल ए आपको जो गिवन है -1 से 3। यहाँ पर ये क्या है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। देखो पॉलिनोमियल फंक्शन जितने भी हैं, क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो, कांस्टेंट हो या पावर 3 हो, क्यूबिक, पावर 4, 5, 6, 7 जो भी हैं, वो सारे आपके -∞ से +∞ तक इस इंटरवल में हमेशा क्या होते हैं, वो कॉन्टीन्यूस होते हैं, कभी भी डिसकॉन्टीन्यूस वो नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास बी इंटरवल जो गिवन है वो कौन सा है, 3 से इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी शामिल नहीं है, ओपन ब्रैकेट है ये, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब कि 3 भी शामिल है, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं आल्सो कॉन्टीन्यूस एट गिवन इंटरवल जो आपको गिवन है क्या है, 3 और इन्फिनिटी। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो आपके पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं जितने भी होते हैं, ये सारे कॉन्टीन्यूस होते हैं सारे रियल वैल्यूज़ के लिए। बेशक आप इस इंटरवल में देखें, इसमें देखें, आप जो हमने बेसिक फार्मूला कॉन्टीन्यूटी का चेक किया था वो भी अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आप कोई भी पॉइंट ले लें, आप 2 ले लें, 3 ले लें, कुछ भी आप पुट कर दें, तो ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन इन दोनों इंटरवल्स पे क्या है, कॉन्टीन्यूस है। समझ आ गई ये बात। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले देखें किस फंक्शन में जो कि आपको गिवन है 1/x, यहाँ पर x की जगह हम क्या ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो, क्योंकि उसके ऊपर आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 1/x कहाँ पे अनडिफाइंड है, 1/x इज़ नॉट डिफाइंड। अगर मैं x की जगह यहाँ पर 0 पुट कर दूँ तो 1/0 क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो इसका मतलब कि आपका ये जो 1/x है अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, कहाँ पर, एट x = 0। समझ आ गई ये बात। तो अब हमने देखना है कि इंटरवल a जो आपको गिवन है, ठीक है, a इंटरवल वो क्या है, वो आपको गिवन है -3 और 3। ये ओपन ब्रैकेट है, तो इसका मतलब 3 और -3 शामिल नहीं है। इसके दरमियान वैल्यूज़ कौन सी आएंगी, देखो ये आपके पास एक रियल लाइन है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक रियल लाइन है। ये आपके पास फॉर एग्जांपल -3, ये 3 है और ये -3 है, तो इस साइड पे जाएंगे, ये -2 होगा, -1 0 होगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, ये 0 है। तो यहाँ पर तो अभी हमने देखा कि ये फंक्शन आपका अनडिफाइंड है, कहाँ पर, x = 0 के ऊपर। तो इस इंटरवल के अंदर तो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास x = 0 इस इंटरवल के इनसाइड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल के ऊपर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है। समझ आ रही बात, नॉट कॉन्टीन्यूस बिकॉज x = 0 इज इनसाइड दिस इंटरवल। ये जो आपको इंटरवल गिवन है
यहाँ पर जीरो आ रहा है ना इसके दरमियान, ये मैंने रियल लाइन से आपको समझा दिया। तो उस जीरो के ऊपर तो ये आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा अगर x इज इक्वल टू जीरो हम पुट करेंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस इंटरवल के ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। हो सकता है 2 के ऊपर हो, 3 के ऊपर हो, 1 के ऊपर हो, सॉरी -1 के ऊपर हो, ठीक है। लेकिन जीरो चूँकि इस इंटरवल का हिस्सा है तो हमें वो कह रहे हैं कि इस इंटरवल की सारी वैल्यूज़ के लिए कॉन्टीन्यूस है कि नहीं है, क्योंकि जीरो अगर पुट करेंगे -3 और 3 के दरमियान आ रहा है ना, उसके ऊपर ये फंक्शन आपका 1/x जो है ये क्या है, ये अनडिफाइंड है। आई होप कि समझ आया होगा। इसी तरह बी इंटरवल देखें। बी इंटरवल आपको क्या गिवन है, बी इंटरवल आपको गिवन है 0 ओपन ब्रैकेट और 10 पे क्लोज ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखें ये कॉन्टीन्यूस है कि डिसकॉन्टीन्यूस है। 0 और 10 के दरमियान कौन से नंबर आ रहे हैं, 0 नहीं शामिल, ठीक है। ओपन ब्रैकेट मतलब 0 शामिल नहीं है, 0 से आगे नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 10 शामिल है। तो अब यहाँ से 1 पुट करें, 2 पुट करें, इस x की जगह 3 पुट करें, कुछ भी पुट कर दे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आपके पास कॉन्टीन्यूस बिकॉज x इज इक्वल टू 0 is not included in this interval। इस इंटरवल के अंदर ही क्या है, इंक्लूड नहीं है जीरो, क्योंकि जीरो के ऊपर ये अनडिफाइंड हो रहा है। बाकी कोई भी वैल्यू पुट कर दें ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा। तो इसका मतलब कि जीरो यहाँ पर अगर इंक्लूड नहीं है तो बाकी कोई भी वैल्यू आप पुट कर दें ये फंक्शन डिफाइंड रहेगा। तो इसीलिए ये कंटिन्यूस है इस इंटरवल के ऊपर, बी इंटरवल के ऊपर, और ए इंटरवल के ऊपर डिसकंटिन्यूस है, वो मैंने रीज़न आपको समझा दिया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है 11, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन है 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x। अब आप सब लोगों ने पहली बात क्या याद रखनी है कि स्क्वायर रूट हमेशा डिफाइन कब होता है, जब स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू हो वो ग्रेटर देन 0 हो। समझ आ रही है बात। लेकिन यहाँ पर तो डिवाइड भी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन कंसीडर कर लूँ, इधर मैं आपको समझा देता हूँ रफ में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसे एक स्क्वायर रूट का फंक्शन था स्क्वायर रूट ऑफ x। यहाँ पर देखो अगर मैं x की जगह -1 पुट कर दूँ या -2 कोई भी वैल्यू 0 से लेस पुट कर दूँ तो ये फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है कि नहीं है। इसका मतलब पहली बात हुई है कि यहाँ पर x की जगह कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आ सकती। तो इंटरवल इसके अंदर भी नहीं गिवन, उस बात को छोड़ दो। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 पुट कर दूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 तो आपके पास होता है 0, लेकिन वहाँ पर 1 डिवाइड हो रहा है साथ, तो 1 डिवाइड बाई 0 भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा कि नहीं। समझ आ रही बात, अनडिफाइंड होगा। तो इसका मतलब कि हमारे पास ये जो फंक्शन है यहाँ पर स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होना चाहिए, हमेशा स्क्वायर रूट डिफाइंड कब है, स्क्वायर रूट इज ओनली डिफाइंड व्हेन x ग्रेटर देन 0। जब तक x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं होगी, अगर 0 पुट करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 तो 0 आएगा, लेकिन 1 डिवाइड बाई 0 क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम 0 भी पुट नहीं कर सकते हैं, 0 से नेगेटिव वैल्यू जितनी है वो भी पुट नहीं कर सकते हैं। बाकी आप जो मर्जी पुट करें ये फंक्शन आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा। समझ आ रही बात। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि आपके पास जो इंटरवल गिवन है वो क्या है, ए इंटरवल की अगर हम बात करें 1 से लेकर 4 तक है, 4 शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देखें इस इंटरवल के अंदर आपके पास ये वैल्यूज़ क्या 0 इसके अंदर शामिल है, 0 आ रहा है इसके अंदर, नेगेटिव वैल्यू कोई आ रही है, क्योंकि नेगेटिव के ऊपर ये अनडिफाइंड होगा, 0 के ऊपर भी अनडिफाइंड हो रहा है। तो यहाँ पर कोई नेगेटिव नज़र आ रही है, नहीं है, तो इसका मतलब नेगेटिव का तो चक्कर गया। कोई 0 आपको नज़र आ रहा है, 1 से 4 जा रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 तक आएगा, 4 चूँकि ओपन ब्रैकेट है तो ये शामिल नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका क्या है, इस इंटरवल के अंदर कॉन्टीन्यूस है। क्या है यहाँ पर, ये फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़। ये फंक्शन आपका जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी विच इज़ ग्रेटर देन 0, विच आर ग्रेटर देन 0। समझ आ रही बात। सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए, पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, जो कि ग्रेटर देन 0 होंगे, 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे इंटरवल की बात करते हैं। दूसरे इंटरवल में आपको 1 से लेकर 9 तक गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही बात है, 1 पुट करें इस फंक्शन में अनडिफाइंड हो रहा है, 2 पुट करें 3 4 5 6 7 अप टू 9 कुछ भी पुट करते तो ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा, सिर्फ 0 के ऊपर अनडिफाइंड होगा और नेगेटिव वैल्यूज़ के ऊपर अनडिफाइंड होगा। तो इसका मतलब ये आपका फंक्शन यहाँ पर भी क्या है, कॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यूस फॉर all positive numbers
विच आर ग्रेटर देन ज़ीरो। जो भी नंबर्स आपके पास होंगे जो ग्रेटर देन ज़ीरो होंगे, नेगेटिव ना हो और ज़ीरो भी ना हो, तो उन सब वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। समझ आ गई बात, क्योंकि उसके ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा। तो हमें तो पता है कि जब फंक्शन किसी वैल्यू के ऊपर अनडिफाइंड होता है तो वहाँ पर वो डिसकंटिन्यूस भी होता है। समझ आ गई बात। जब डिफाइन होता है तो उन वैल्यूज़ के लिए कॉन्टीन्यूस होता है। तो हमने सिर्फ यही चीज़ देखनी है कि कहाँ पर आपका फंक्शन डिफाइंड है और कहाँ पर अनडिफाइंड। चलते हैं बाकी क्वेश्चंस को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 को भी हम इसी तरह क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 12 में आपको फंक्शन गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। अभी मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ज़ीरो हो सकती है, ज़ीरो से ग्रेटर होनी चाहिए। अगर सिंपल ऐसे स्क्वायर रूट और किसी चीज़ से डिवाइड ना हो रहा हो तो फिर ये जो अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9 है ये हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर कंडीशन पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। समझ आ रही है बात। अच्छा, मैं ये वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ कि जिसके ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। तो नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी ना, ठीक है, लेकिन कौन सी होंगी ये हमने देखना है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ। देखें ये आपके पास एक्स स्क्वायर है, ये माइनस 9 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 9, जीरो के साथ प्लस होगा तो इसे एज इट इज़। अब एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, ये 3 का स्क्वायर होता है ना, ठीक है, तो मैं इसको 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, एक्स ग्रेटर देन क्या आ गया, 3। जब स्क्वायर कैंसिल करोगे तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, प्लस माइनस 3 आएगा। इसका मतलब कि ये फंक्शन आपका जो है इसके अंदर आप प्लस माइनस 3 पुट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल वैल्यू पुट कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ आपके पास, समझ लें कि मैं 1 पुट कर दूँ, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। 1 माइनस 9 आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस 9 आपके पास आएगा -8, जो कि अनडिफाइंड होगा। स्क्वायर रूट के अंदर माइनस कोई भी अगर आ जाए, -8 है फॉर एग्जांपल, तो ये अनडिफाइंड होगा। तो इसका मतलब अगर मैं वैसे 3 पुट कर दूं या -3 पुट कर दूं इसके अंदर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, -9 क्या हो जाएगा, 9 माइनस 9 ज़ीरो होगा। तो ज़ीरो स्क्वायर रूट का, ज़ीरो का स्क्वायर रूट ज़ीरो होता है। -3 पुट करूँगा तो फिर भी -3 का आपके पास नंबर क्या होता है, -3 का स्क्वायर आपके पास 9 होगा। 9 माइनस 9 अगेन क्या होगा, ज़ीरो। तो इसका मतलब इस फंक्शन के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इस फंक्शन के अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट कर दें, द फंक्शन आपका डिफाइन कब होगा, फंक्शन इज डिफाइन व्हेन x is less than or equal to -3 and x is greater than or equal to 3। मतलब क्या है इस बात का कि यहाँ पर आप -3 से छोटी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, -4, -5, -6 पुट कर सकते हैं, या -3 भी कर सकते हैं। तो ये फंक्शन डिफाइन होगा, अनडिफाइंड कभी भी नहीं होगा। दूसरा जो मैंने इंटरवल लिखा है कि x ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, आप 3 पुट कर सकते हैं, 3 से ग्रेटर। लेकिन अब ये जो -3 है और 3, इसके दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ आ रही है, यहाँ पर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, -1 आ रहा है, -2 आ रहा है, ठीक है, 0 आ रहा है आपके पास, 1 आ रहा है, इसी तरह 2 आ रहा है। ये जो वैल्यूज़ हैं इसके ऊपर ये फंक्शन आपका क्या होगा, कभी भी डिफाइन नहीं है। इसके ऊपर आप देखें -1 पुट करें तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। -2 पुट करेंगे तब भी आएगा, 1 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, अब 2 पुट करेंगे तो तब भी क्या आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका -3 से छोटी वैल्यूज़ के ऊपर और -3 के ऊपर डिफाइंड है, और 3 से ग्रेटर और 3 के इक्वल वैल्यूज़ जो हैं उसके ऊपर डिफाइंड है। तो हम पहले इंटरवल को देख लेते हैं। ए इंटरवल आपको क्या गिवन है, -3, 3, 8, -3 और 3, इस इंटरवल के ऊपर हम देख लेते हैं। अब देखें -3 और 3 के दरमियान कौन से नंबर शामिल हैं, ये सारे शामिल है कि नहीं। -3 और 3 के ऊपर तो ये फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन इन दोनों के दरमियान चूँकि -3 से 3 तक इस इंटरवल के दरमियान 1 भी आ रहा है, -2 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, तो उसके ऊपर तो ये फंक्शन अनडिफाइंड है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि नॉट फुली कॉन्टीन्यूस इन दिस इंटरवल। इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन क्या है, फुली कॉन्टीन्यूस नहीं है। अब -3 और 3 पुट करें तो कॉन्टीन्यूस तो आ रहा है, लेकिन -2 भी तो शामिल है ना इस इंटरवल के दरमियान, 1 भी शामिल है, -1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, 0 भी शामिल है, उसके ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूस है। समझ आ रही बात। सिर्फ कहाँ पर कंटिन्यूस है, ये आपका -3 और 3 के ऊपर, तो ये पूरे इंटरवल के ऊपर होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि इस इंटरवल में ये फंक्शन
कॉन्टीन्यूस है। तो यहाँ तक आपका आंसर ये क्लियर हुआ कि इस इंटरवल में कॉन्टीन्यूस नहीं है। चलते हैं इसके एट बी इंटरवल जो आपको गिवन है 3 और इन्फिनिटी। मुझे बताएं अब 3 के ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं है, तो मतलब कॉन्टीन्यूस भी होगा। यहाँ से हम 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं ना, तो आप 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी पुट करें इस फंक्शन में, ये मैंने आपको लिखा है कि 3 और 3 से ग्रेटर नंबर्स पुट करेंगे ये फंक्शन डिफाइंड होगा, तो इसका मतलब कॉन्टीन्यूस भी होगा। फिर तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके पास ये फंक्शन क्या है, फुली डिफाइंड एंड कॉन्टीन्यूस। ये फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टीन्यूस भी और फुली डिफाइंड भी है इस इंटरवल के दरमियान। आई होप कि समझ आया होगा, मैं बिल्कुल बारीकी के साथ आपको समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो चीज़, ठीक है। जो आपको इंटरवल गिवन हो ना, तो उसकी सारी वैल्यूज उस इंटरवल में जो आ रही है उन सब के लिए डिफाइन होना चाहिए, तब ये उस इंटरवल के अंदर क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, जैसे कि ये इंटरवल था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 13 में मुझे बताएं कि आपको ये जो फंक्शन गिवन है f(x) = x डिवाइड बाई x³ + 8, तो मुझे बताएं यहाँ पर मैं क्या ऐसी वैल्यू इस x की जगह पुट करूँ जिससे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो। तो देखें मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रफ में। अगर मैं इस x की जगह यहाँ पर -2 पुट कर दूँ तो -2 का क्यूब क्या होता है, -8 आएगा ना। -8 + 8 0x डिवाइड बाई 0 अनडिफाइंड हो रहा है। तो क्या यहाँ पर मैं -2 पुट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कि ये फंक्शन आपका जो है ये किस इंटरवल के अंदर डिफाइंड है, बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए ये डिफाइंड होगा, लेकिन -2 अगर किसी इंटरवल में आ रहा है तो -2 के ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइंड है, जिसका मतलब डिसकॉन्टीन्यूस है। समझ आ रही है बात, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सिंस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x = -2 पुट करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब कि आपके पास इंटरवल a जो है 8, इंटरवल a आपको -4 और -3 के बने। -4 और -3 का मतलब क्या कि -4 से -3, -4 से -3 कैसे लिखेंगे, देखो ये आपके पास एक रियल लाइन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर -3 आ रहा है, यहाँ पर -4 आएगा, तो ये जो इंटरवल है इसके दरमियान क्या आएगा, 3.5 आएगा, -3.5। तो ये इसका मतलब यहाँ पर कहीं पे -2 लाई कर रहा है, -2 तो इधर लाई करेगा ना, -3 से उस साइड पे। तो ये इंटरवल मेरा ये है, तो इसके अंदर ये फंक्शन जो है डिफाइन होगा कि नहीं इस इंटरवल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर तो -2 नहीं आ रहा है ना इस इंटरवल में। अगर -2 आता कहीं पे तो फिर ये फंक्शन इस इंटरवल में, होल इंटरवल में क्या होता, डिसकॉन्टीन्यूस होता। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डज नॉट इंक्लूड x = -2, so it is continuous। इस इंटरवल में -2 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि -2 के ऊपर सिर्फ ये क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, आपका कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। चलते हैं अगले को चेक करते हैं। b में 8 -10 से 10, इसके ऊपर चेक करते हैं। मुझे बताएं -10 से 10 तक जाएंगे तो -10 आएगा, फिर -9 आएगा, -8 आएगा, -7 आएगा, -6, -5, -4 अप टू फिर 0 आएगा, फिर 1, 2, 3। तो मुझे बताएं इस -10 से 10 के इंटरवल में -2 इंक्लूड है कि नहीं है, है ना। तो इसका मतलब -2 अगर इस इंटरवल के अंदर है तो उसके ऊपर तो फंक्शन अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब इस इंटरवल में फिर क्या हुआ, ये पूरा इंटरवल क्या है, इसके ऊपर ये फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इंटरवल इंक्लूड्स x = -2, चूँकि इस इंटरवल के अंदर x = -2 आ रहा है, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकॉन्टीन्यूस। फंक्शन आपका क्या है, इस इंटरवल में डिसकॉन्टीन्यूस है। आई होप कि समझ आया होगा। मैं आपको ब्रीफली एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अब समझने वाला, ये भी बिल्कुल ईजी है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको sin 1/x फंक्शन गिवन है। तो मुझे बताएं कि ये साइन फंक्शन अनडिफाइंड कब होगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ गिवन है, वो क्या है, मैं यहाँ पर रफ में लिखवा देता हूँ 1/x। तो मुझे बताएं कि इस 1/x की जगह यहाँ पर x में अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो 1/0 क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड होगा कि नहीं। तो इसका मतलब कि एंगल इन्फिनिटी का क्या होता है, इन्फिनिटी आएगा। तो ये मतलब यहाँ पर हुआ कि अगर मैं x की जगह 0 पुट करूँगा तो ये फंक्शन पूरा क्या होगा, अनडिफाइंड होगा कि नहीं, 1/0
इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ज़ीरो पुट नहीं कर सकता, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सिंस साइन 1/x इज़ अनडिफाइंड, कहाँ पर अनडिफाइंड है, एट x इज इक्वल टू ज़ीरो। x इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर ये क्या है, अनडिफाइंड है। समझ आ रही है बात। देयरफॉर एट 1 डिवाइड बाई पाई और 5, इस इंटरवल के अंदर पहले हम चेक करते हैं। ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जो भी इंटरवल आपको गिवन है अगर इसके अंदर ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका अनडिफाइंड है। समझ आ गई बात, वो डिसकंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पर देखें आपके पास 1 और पाई से स्टार्ट हो रहा है, 5 तक चल रहे हैं, मतलब 5 शामिल नहीं है, 4 तक जाएंगे। तो क्या यहाँ पर कहीं पे ज़ीरो इंक्लूड है? 1 और पाई का मतलब है तकरीबन 2.3 समथिंग इस तरह की कोई वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। तो 2.3 समथिंग से हम जा रहे हैं 4 तक। तो यहाँ पर क्या इस इंटरवल में आपको कोई ज़ीरो नज़र आ रहा है? नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डज़ नॉट इंक्लूड x इज इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। इस इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो नहीं आ रहा। अगर ज़ीरो आता तो फिर ज़ीरो के ऊपर तो ये फंक्शन अनडिफाइंड है आपका साइन 1/x। तो इसीलिए ये इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर ये क्या है, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है। चलते हैं पार्ट बी जो है इसका, एट π/2 3π/2, इस इंटरवल के अंदर ये डिफाइन है कि नहीं। फंक्शन आपका सिर्फ ज़ीरो के ऊपर अनडिफाइंड है। समझ आ रही है बात। तो हम चेक करेंगे क्या इसके अंदर ज़ीरो आ रहा है। π/2 का मतलब होता है 90, 3π/2 का मतलब 270। तो 3π/2 मतलब 270 से 90 इस दरमियान कहीं पे ज़ीरो आपको नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। तो यहाँ पर भी मतलब क्या हुआ, डज़ नॉट इंक्लूड x इज इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर क्योंकि ज़ीरो नहीं आ रहा, ज़ीरो के ऊपर अनडिफाइंड था, वो फिर डिसकंटिन्यूस होता। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं देयरफॉर फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस। फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। और ये आपका फाइनल आंसर है इसका। आई होप कि समझ आया होगा। आपने सिर्फ यहाँ पे देखना है कि कहाँ पर आपका फंक्शन इंटरवल में अनडिफाइंड है। अगर अनडिफाइंड होगा वो वैल्यू आपकी इंटरवल के अंदर होगी तो उस इंटरवल को पूरा लिख देंगे कि इस फंक्शन को क्या कर रहा है, डिसकंटिन्यूस कर रहा है। आई होप कि समझ आया होगा। चलते हैं बाकी पार्ट्स को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और 18। ये जो क्वेश्चन है ये पीस वाइज आपको गिवन है। यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि आप m और n की वैल्यूज़ फाइंड आउट करो, जबकि ये फंक्शन जो आपको f(x) हर क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये क्या है, कॉन्टीन्यूस है। तो अगर एक फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा तो हमें पता है कि वो क्या होता है, उसके रूल एज f(x) इज़ कॉन्टीन्यूस, देयरफॉर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारे पास, 4 है ना। तो 4 को अप्रोच करेगा लेफ्ट हैंड लिमिट f(x) आपके पास क्या होगा। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उसमें x की वैल्यू लेस देन जो होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्रिटिकल पॉइंट है ना 4, ठीक है। यहाँ पर आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट की 4 है। जब हम इसके राइट साइड पे जाते हैं, मतलब ग्रेटर वाली साइड पे, तो ये आपके पास राइट हैंड लिमिट होता है। ये मैं चीज़ें बता चुका हूँ। जब हम लेफ्ट साइड पे आते हैं, मतलब x की वैल्यू जो है क्रिटिकल पॉइंट ये 4 से लेस हो तो आपके पास क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। तो ये x लेस देन कौन सा है, लेस देन 4 ये वाली साइड है ना, और ये x ग्रेटर देन 4 है, और x इक्वल टू 4 कौन सा है, ये वो पॉइंट है जो कि 4 गिवन है आपको, ठीक है। तो x लेस देन 4 के लिए मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा गिवन है, mx गिवन है ना। इक्वल टू क्या होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट के। तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन x ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 यहाँ पर है, उसके लिए फंक्शन क्या है, x² है। तो x अप्रोच करेगा 4 को, लेकिन राइट हैंड है मतलब पॉजिटिव लगाएंगे, लेकिन पॉजिटिव फंक्शन ये वाला होगा क्योंकि ग्रेटर देन 4 है, तो हमारे पास x² आ जाएगा। और ये किसके इक्वल होगा, आपके पास f(4), ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 4, f(4) हो जाएगा ना। ये वो फंक्शन भी आपके पास एक्चुअल में क्या है, x² है। समझ आ गई बात। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि mx है, ठीक है। अब इसमें x की जगह पुट करें आप 4 वैल्यू, तो आपके पास को क्या हो जाएगा, 4m। इसको अब इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इसी तरह राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, x अप्रोचेस टू 4 करेंगे, ऊपर पॉजिटिव, लेकिन इक्वेशन कौन सी होगी अब, x²। तो x² x की क्या पुट कर दें, 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। इक्वेशन 2 का नाम दे रहे हैं। तो अब हमें पता है कि आपके पास ये तीनों इक्वल होते हैं, तो हमने इन दोनों को भी तो इक्वल एक दूसरे के लेट कर सकते हैं ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एज बाय डेफिनीशन क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट
इक्वल होता है किसके, राइट हैंड लिमिट के, तब कंटिन्यूस होता है ना, उन्होंने कहा कंटिन्यूस है तो मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। देयरफॉर आपके पास फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी 4m, इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास राइट हैंड लिमिट 16 आई थी, तो हम m फाइंड करना है, हमने m फाइंड करना है ना, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 4 उधर डिवाइड होगा तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। आई होप कि समझ आया होगा आपको, ठीक है। सॉरी यहाँ पर n नहीं गिवन आपको, n हमने नहीं फाइंड करना, सिर्फ m की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है, क्योंकि n वेरिएबल यूज़ ही नहीं हुआ, सिर्फ m है तो हम m फाइंड करेंगे। समझ आ गई ये बात। तो ये हमने फाइंड आउट करना था, जो कि m की वैल्यू है। फाइनल हमारा क्या आंसर आ गया 4। आई होप कि ये समझ आया होगा। चलते हैं अगले पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। अगर आपको बेसिक डेफिनेशन पता हो कि लिमिट कंटिन्यूस कब होती है तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल ईजी है। इसमें से मस्ट एक क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर आएगा। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। एज गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस, उन्होंने हमें कहा है ना कि अगर कॉन्टीन्यूस है देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए किसके, राइट हैंड लिमिट के, और ये उस फंक्शन के ऊपर क्रिटिकल पॉइंट क्या है 2, तो एक ही जगह 2 आ जाएगा। आप 2 लिखें या a लिखें, ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए बाय डेफिनीशन। समझ आ रही मेरी बात। अब देखें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना है हमने, तो लेफ्ट हैंड के लिए आपको क्रिटिकल पॉइंट क्या गिवन है 2 गिवन है ना। यहाँ पर आप रियल लाइन रफ में ड्रॉ किया करें 2 है। इसके राइट साइड पे जाएंगे मतलब ग्रेटर वाली साइड पे, तो ये आपके पास क्या होगा राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट साइड पे आएंगे तो ये क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। समझ आ रही है मेरी बात। अब यहाँ पर ये जो आपको x इज इक्वल टू 2 गिवन है उसके लिए फंक्शन गिवन है, आपको फंक्शन क्या गिवन है m गिवन है, x इज इक्वल टू 2 के ऊपर। अच्छा अब अगली बात आपको क्या कह रहे हैं हम, कि आपके पास अगर 2 के राइट साइड पे जाएं और 2 के लेफ्ट साइड पे आए तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट साइड पे राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 2 है, तो हम जब इसको एक्चुअल में लिखते हैं x अप्रोचेस टू 2, इसका मतलब क्या होता है वैसे मुझे बताएं ज़रा। इसका मतलब एक्चुअल में होता है x 2 के बिल्कुल करीब करीब है लेकिन कभी भी 2 इक्वल नहीं है, मतलब x कभी भी 2 नहीं है लेकिन 2 के करीब करीब है। अब ये करीब आप राइट साइड से भी इसको कर सकते हैं, राइट साइड से भी करीब हो सकता है, लेफ्ट साइड से भी करीब हो सकता है। समझ आ रही बात। ये हम पढ़ चुके हैं 2.1 में कम्प्लीटली डिटेल के साथ पढ़ा है सारा कुछ हमने। तो ये x अप्रोच कर रहे 2 को मतलब इक्वल नहीं है, तो हम इसका मतलब लेफ्ट हैंड या राइट हैंड के लिए ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, और जो फंक्शन की वैल्यू है आपको क्रिटिकल पॉइंट की उसके लिए मतलब ये इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, ये वाला। समझ आ गई बात। तो पहले हम क्या कर लेते हैं एफ ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। एट क्रिटिकल पॉइंट ए इज इक्वल टू 2 गिवन है ना आपको, फंक्शन आपको क्या गिवन है एफ ऑफ 2 विल बी इक्वल टू m गिवन है ना, तो इसमें तो x की वैल्यू है ही नहीं, तो आपके पास डायरेक्ट एफ ऑफ 2 किसके इक्वल आ गया m के इक्वल आ गया। ये इक्वेशन 1 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना है हमने, तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट कहाँ से आएगा, चूँकि ये x नॉट इक्वल टू 2 है मतलब 2 के करीब करीब। अब राइट साइड से भी आ सकता है लेफ्ट साइड से भी, तो इसका ये जो फंक्शन आपको गिवन है ये राइट हैंड लिमिट के लिए भी होगा और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू 2 है। अगर ग्रेटर या लेस देन होता तो फिर हम एक को ही लेते हैं, लेकिन अब ये दोनों के लिए तो हम क्या कर लेते हैं नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट हम ले लेते हैं। चलो ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू, क्रिटिकल पॉइंट तो हमारे पास 2 है ना, लेकिन लेफ्ट साइड से उसको अप्रोच करवा रहे हैं, ये x अप्रोचेस टू 2 है मतलब 2 के इक्वल नहीं है। मैं डिटेल के साथ आपको समझा चुका हूँ ये, ठीक है। अब फंक्शन ये वाला यूज़ करेंगे ना x² - 4 डिवाइड बाई x - 2। अब अगर मैं x इज इक्वल टू 2 अप्रोच ये लिमिट अप्लाई कर दूँ तो ये तो अनडिफाइंड हो रहा है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 लेफ्ट साइड से, इसको मैं लिख सकता हूँ ना x - 2 इंटू x + 2। कैसे, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो a² - b² का फार्मूला बनेगा कि नहीं, a की वैल्यू 2x हो जाएगी, b की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, तो हम x - 2 x + 2 का फार्मूला लगा रहे हैं डिवाइड बाई x - 2। ये बात मैं फिर समझा रहा हूँ यहाँ पर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना 2 का स्क्वायर 4 को, तो a² - b² का फार्मूला है मैंने ओपन किया, x - 2 और x - 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू क्या आ रहा है 2 - x + 2 आ गया। अब लिमिट अप्लाई कर दे, x इज इक्वल टू 2 अप्लाई करना है ना हमने, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 2 + 2 आ जाएगा इक्वल टू 4। ये आपके पास क्या आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको अभी क्वेश्चन 2 का नाम दे दें। तो बाय डेफिनेशन आपको क्या है कि कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये तीनों आपस में इक्वल होंगे।
ये भी हमने फाइंड किया किसके इक्वल है, इक्वेशन 1 में m के इक्वल है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हमने फाइंड की वो 4 के इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 देयरफॉर m किसके इक्वल आ गई है, m आपके पास 4 के इक्वल आ गया है। ठीक है, समझ आ गई बात। तो m की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड आउट कर ली। आई होप कि समझ आया होगा। चलते हैं इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी की तरह जैसे हमने इससे पहले सॉल्व किए हैं। ये उससे बिल्कुल ज़्यादा सिंपल है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट अलग दी है, राइट हैंड अलग, और फंक्शन की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर वो अलग गिवन है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, उन्होंने हमें कहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और ये किसके इक्वल होंगे, दोनों एफ ऑफ ए के। ए यहाँ पर 3 गिवन है आपको। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू 3 है यहाँ पे। समझ आ गई ये बात। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर एफ ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। तो ए एक्चुअल में किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए आपको क्या गिवन है, एफ ऑफ ए का मतलब एक्स इज इक्वल टू 3। इक्वल कहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वाला है, ए की वैल्यू 3 है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 3, तो ये फंक्शन आपको गिवन है वो आपको एन के इक्वल है, हेंस ए इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब एफ ऑफ 3 आपके पास क्या आ गया, एन। क्वेश्चन 1 का नाम दे रहे हैं, ये है ना, एक्स इज इक्वल टू 3 के ऊपर आप एक्चुअल वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एन आ गया। अब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना है। पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड क्या होता है, 3 क्रिटिकल पॉइंट आपका ये है। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, उसके ऊपर वैल्यू हमने एन फाइंड कर ली है। उसके बाद हमने राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने, तो हम अगर एक्स से ग्रेटर वाली साइड पे जाएंगे तो ये राइट हैंड लिमिट होगा, लेस वाली साइड पे आएंगे तो क्या होगा, ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। तो लेस देन कौन सा है, एक्स लेस देन 3 ये है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन फिर ये होगा। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स अप्रोचेस टू 3 लेफ्ट साइड से, तो उसके लिए लेस देन 3 ये है ना फंक्शन, उसका ये होगा एम एक्स। समझ आ रही बात। यहाँ पर लिमिट आप अप्लाई करें तो लिमिट अप्लाई करेंगे क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, इस एक्स की जगह 3 आ जाएगा, तो 3m के इक्वल आ जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इसी तरह राइट हैंड लिमिट हमने फाइंड करनी है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन अब कौन सा होगा, ग्रेटर कहाँ पे नज़र आ रहा है, ये ग्रेटर है, तो इसका फंक्शन कौन सा है, ये गिवन है। तो हम इसको लेंगे, अब फंक्शन ये वाला यूज़ करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए। यहाँ पर आप क्या करें, राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पुट करें 3, तो क्या आ जाएगा, -2 × 3 क्या आ जाएगा, -6, -6 + 9 3 के इक्वल आ जाएगा। समझ आ रही है बात। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। तो बाय डेफिनीशन हमें क्या पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होता है, राइट हैंड लिमिट के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या आया, 3m आया, इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आपके पास 3 आया। यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई, 3 उधर डिवाइड होगा 3 से, तो क्या बचेगा 1, ये m की वैल्यू आ गई। इसी तरह आल्सो राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल होता है, ये मैं लिखवा चुका हूँ आपको, एफ ऑफ ए क्या है 3, तो एफ ऑफ 3 के इक्वल होगा। राइट हैंड लिमिट 3 आई है हमारे पास, और लेफ्ट हैंड हमारे पास एफ ऑफ 3 जो था वो क्या आया था, n। उसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई, 3। यही हमने फाइंड आउट करनी थी कि नहीं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। जस्ट आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये फाइंड करना आना चाहिए, बाकी बिल्कुल सिंपल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। सेम यही प्रोसेस है। हमें क्या कहा है उन्होंने कि एज एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, देयरफॉर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट के, और ये इक्वल होगा एफ ऑफ क्रिटिकल पॉइंट क्या है 3, तो एफ ऑफ 1 के इक्वल होगा यहाँ पर। क्रिटिकल पॉइंट क्योंकि यहाँ पर 1 है, वहाँ पर 3 था। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पहले हम एफ ऑफ 1 फाइंड करते हैं। 1 का मतलब इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 कहाँ पे है, ये है। तो इसका फंक्शन कौन सा गिवन है आपको, वो गिवन है 5। तो इक्वेशन 1 आ गया हमारे पास। इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके लिए मतलब लेस देन कहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, ये है ना, जहाँ पे लेस देन होगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। सिंपल सी बात है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू क्रिटिकल पॉइंट 1 है, तो लेफ्ट साइड से हम अप्रोच करें माइनस लगा देंगे, लेकिन फंक्शन अब एम एक्स -1 होगा क्योंकि लेस देन है। यहाँ पर लिमिट अप्लाई करें तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, इससे एक्स की जगह 1 पुट करें तो m -n आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इक्वेशन इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट एक्स
अप्रोचेस टू क्रिटिकल पॉइंट 1 होगा, लेकिन प्लस आएगा। अब राइट हैंड के लिए ग्रेटर साइन देखें कहाँ पर है, इधर है, तो यहाँ पर ये फंक्शन हम यूज़ करेंगे 2mx प्लस n। यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करें, देखें क्या आएगा आपके पास, x की जगह 1 आएगा तो 2m प्लस n। ये आपके पास क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट 2m प्लस n। इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें। बाय डेफिनेशन देखें हमें क्या बताया कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा, और ये दोनों एफ ऑफ फंक्शन की क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू जो एफ ऑफ 1 है यहाँ पर उसके इक्वल होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बाय डेफिनेशन आप क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ 1 के, ये भी इक्वल होगा। इसी तरह आल्सो राइट हैंड लिमिट भी किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है, एफ ऑफ 1 के इक्वल आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप लोगों ने क्या फाइंड की है, m माइनस n इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1 आपके पास 5 है। इसी तरह राइट हैंड लिमिट आप लोगों ने क्या फाइंड आउट की थी, वो आई थी आपके पास 2m प्लस n, और एफ ऑफ 1 आपके पास 5 है, ये हमने फाइंड किया। अब देखें इसको अब इक्वेशन 4 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 5 का। हमने m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, ये दो इक्वेशंस बन गए। यहाँ से देखें अगर m को मैं फाइंड करूँ, m की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये माइनस n है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस n। इसको अब इक्वेशन 6 का नाम दे दें। इसको पुट कर दे कहाँ पर, पुट इन इक्वेशन 5। यहाँ पर पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 5 आ जाएगा। 2m की जगह क्या पुट कर देंगे, 5 प्लस n, इस m की जगह 5 प्लस n इज इक्वल टू 5। ये 2 5 आर 10 प्लस 2n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n प्लस n इक्वल टू 5। n प्लस 2n कितना हो जाएगा, 3n। ये प्लस 10 है, उधर जाकर 5 में से माइनस 10 हो जाएगा, तो 3n किसके इक्वल आ गया, 3n आपके पास इक्वल आ गया -5 के, या n इज इक्वल टू -5/3। ये n की वैल्यू आ गई है। इस n को पुट कर दे कहाँ पर, इक्वेशन 6 में, तो m आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन 6 मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी, इस n की जगह पुट करूँगा 5 प्लस n क्या है हमारे पास -5/3। समझ आ रही है बात। m एज इट इज़ 5 प्लस माइनस 5 डिवाइड बाई 3, एलसीएम ले लें तो 3 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, 3 5 आर 15 -5, तो m किसके इक्वल आ गया हमारे पास 10 डिवाइड बाई 3, और ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप कि समझ आया होगा। अगर आपको ये पार्ट समझ आ गए तो आप समझ लो कि आपने एक क्वेश्चन कवर कर लिया एग्ज़ाम में। यहाँ से मस्ट एक क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल ईजी है, मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना आनी चाहिए, बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखें पहले इसको समझते हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक इक्वेशन आपको गिवन है और आप बताएं कि इस इंटरवल के दरमियान, ओपन इंटरवल है, इसके अंदर इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। मतलब सोल्यूशन का क्या है कि आया इसके अंदर कोई ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसके ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफाइंड है, तो हमने ये फाइंड करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन टोटल 4 स्टेप्स के अंदर हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम चेक करें कि आया जो इंटरवल आपको -3 और 4 गिवन है कि ये कंटिन्यूटी यहाँ पर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, मतलब इन पॉइंट्स के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। देखते हैं अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू -3 पुट करूँगा तो -3 + 3 0 होगा, तो -3 के ऊपर तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो कंटिन्यूस भी नहीं होगा। इसी तरह आप 4 यहाँ पर पुट करें तो इस 4 की जगह, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं ना, तो ये 4 जब मैं यहाँ पर x ही पुट करूँगा तो यहाँ पर तो 4 + 3 7 होगा, लेकिन 4 - 4 0 होगा। अगेन डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 4 के ऊपर ये फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। तो स्टेप 1 में हमारे पास क्या हुआ, फंक्शन f of x इज अनडिफाइंड एट -3 and 4। ये तो हमें पता चल गया पहले स्टेप में कि ये फंक्शन क्या है, आपका अनडिफाइंड है। समझ आ रही बात। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप 2 में हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एक इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हमने अप्लाई करना है। वो मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। हमने क्या अप्लाई करना है यहाँ पर, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आपको क्या कहता है, इंटरमीडिएट वैल्यू आपको ये थ्योरम कहता है कि आप इन दोनों इंटरवल के दरमियान में से कोई भी वैल्यू उठा लें, ठीक है, -3 और 4 के दरमियान, और वो दोनों वैल्यूज़ इस फंक्शन में पुट करें
और चेक करें कि दोनों वैल्यूज़ के ऊपर जो उसका आंसर आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपने एक उठा ली -2 पुट कर दी इस इंटरवल में से उठा के, इस x की जगह यहाँ पर -2 पुट कर दी, अगर फॉर एग्जांपल वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। दूसरी वैल्यू आपने फॉर एग्जांपल 3 पुट कर दी इस इंटरवल में से उठा के, ठीक है, इस फंक्शन में x की जगह, तो वो फॉर एग्जांपल आपके पास नेगेटिव आती है। तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हमें इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहता है कि अगर दोनों वैल्यूज़ अपोजिट साइंस के साथ आपका आंसर आ जाए, दोनों वैल्यूज़ इस इंटरवल में से उठा के आप पुट करें, तो फिर कोई ना कोई सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट करता है इस इंटरवल में। तो हम चेक करेंगे, हम क्या कर लेते हैं, पिक दूसरे स्टेप में इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे। मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल ईजी है, आपको बिल्कुल हमेशा के लिए क्लियर होगा। पिक 2 पॉइंट्स फ्रॉम -3 और 4, इस इंटरवल में से कोई 2 पॉइंट्स उठा लें। फॉर एग्जांपल मैं लेट कर लेता हूँ कि एक पॉइंट मेरे पास -2x और एक x क्या है 3 है। ये हो गया हमारे पास दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, ये आप लोगों ने लिखना नहीं है, स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ। पहले आपने एक पॉइंट, ये जो x = -2 है, इसके ऊपर इस फंक्शन को चेक करना है -2। मतलब क्या है कि -2 इस फंक्शन में x की जगह पुट कर दें, देखें कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में -2 पुट करेंगे x की जगह, तो -2 का स्क्वायर +1 डिवाइड बाय -2 +3 हो जाएगा, प्लस इस x की जगह भी क्या आ जाएगा, -2 की पावर 4 +1 डिवाइड बाय x -4 = 0। सॉरी, इस x की जगह भी क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी इसकी 2.17। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर f(-2) जो हमने फाइंड किया वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, मतलब पॉजिटिव आ गई ना वैल्यू। अब दूसरा पॉइंट जो हमने लिया था स्टेप 3 में, ठीक है, स्टेप 4 में क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट पुट करेंगे f(3), इस फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर दें, अब 3 पुट करें और देखें ये आप कैलकुलेटर से करें तो आपका 2.17 समथिंग आंसर आएगा, जो कि हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अब f(3) मतलब इस x की जगह यहाँ पर 3 पुट करें आप, तो देखें क्या आंसर आ रहा है। इस फंक्शन में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, +1 डिवाइड बाई इस x की जगह भी 3 +3 आ जाएगा, प्लस इस x की जगह भी 3 तो 3 की पावर 4 +1 डिवाइड बाई इस x की जगह भी 3 -4 = 0 है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, =0 डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली -80.33 वैल्यू आएगी। तो जब हमने चेक किया f(3) क्या है, <0 है कि नहीं, नेगेटिव आ गया। देखो हमने 2 पॉइंट्स उठाए थे, -2 और 3। -2 के ऊपर जो आंसर आया वो पॉजिटिव आया और 3 के ऊपर जो आंसर आया वो नेगेटिव आया। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो यही तो आपको कह रहा हूँ मैं कि जब एक पॉजिटिव आए और एक नेगेटिव आए तो कंक्लूजन हमने क्या की, स्टेप नंबर 5 में वी कंक्लूड दैट f(-2) इज़ ग्रेटर देन 0, जबकि आपके पास f(3) जो है वो क्या है, लेस देन 0 है। तो यहीं पे तो हम कह सकते हैं, तो यही तो हमें क्या कह रहा है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कह रहा है कि अगर दोनों इस इंटरवल में से आपने 2 वैल्यूज़ उठाई और दोनों के साइन जब आपने फंक्शन के अंदर पुट किया और आंसर आपका अपोजिट साइन के साथ आया, तो इसका मतलब कोई ना कोई वहाँ पर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। समझ आ रही है बात। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंस f(x) इज़ कॉन्टिन्यूस बिटवीन -2 एंड 3, क्योंकि दोनों के अपोजिट साइन है, कॉन्टिन्यूस है। समझ आ रही है बात। एंड चेंजेस साइंस, यहाँ पर साइन भी चेंज कर रहे हैं ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। देयरफॉर बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम देयर मस्ट बी, मस्ट है कि यहाँ पर सम c की कोई ना कोई वैल्यू हो, मतलब कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, c बिलोंग्स टू -2 3, मतलब कोई ना कोई सोल्यूशन होगा यहाँ पर इस इंटरवल में जब आप पुट करेंगे, जिसमें f(c) आपके पास किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो हम यहाँ पर कंक्लूजन फाइनल क्या कह सकते हैं, देयरफॉर द इक्वेशन हैज़ अ सोल्यूशन इन द गिवन इंटरवल। जो आपको इंटरवल गिवन है इसमें सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है आपका क्या, ये जो इक्वेशन गिवन है इसका। आई होप कि समझ आया होगा आप लोगों को। देखें अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये मैंने वैल्यूज़ जब उठाई पुट की मैंने इस इक्वेशन में -2 और 3, इन दोनों के साइन सेम आते,
तो फिर बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हम कहते हैं कि आपके पास इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अपोजिट साइन आएंगे, आप कोई भी वैल्यू उठा लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। दोनों सेम साइन के भी उठा लें, बेशक आप 2 और 3 उठा लें यहाँ से, ठीक है। तो तब भी पुट करेंगे, आपके पास अगर नेगेटिव आएगी और एक पॉजिटिव आएगी तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आई होप सो कि आप लोगों ने क्वेश्चन समझा होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहे हैं कि प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स फंक्शन पीस वाइज गिवन है। वो कह रहे हैं कि अगर एक्स कोई भी रैशनल नंबर हो फिर फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, अगर एक्स कोई भी इरेशनल नंबर हो तो फिर फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। तो हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि डिसकंटिन्यूस है हर एवरी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर्स हैं उसके लिए। और फिर हमने बताना है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले देखें, हम समझते हैं कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, फिर इरेशनल नंबर्स को समझते हैं। रैशनल नंबर्स याद रखना कि एनी नंबर्स, आप सब ने ये बचपन से पढ़ा होगा, एनी नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत सारी हैं। 1 जो है वो रैशनल है, क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 डिवाइड बाई 1 लिख सकता हूँ। 0.5 भी रैशनल है, इसको मैं 1 डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ। इसी तरह आपके पास -2 है, ये भी रैशनल है, इसको मैं -2 डिवाइड बाई 1 लिख सकता हूँ। तो वो नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, वो सारे क्या होते हैं, रैशनल। अच्छा, इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे? इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच कैन नॉट बी रिटर्न एज फ्रैक्शन या पी बाई क्यू की फॉर्म में। फ्रैक्शन की फॉर्म में आप जिसको ना लिख सकें, जैसे कि मेरे पास एग्जांपल क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, पाई है मेरे पास ई की जो वैल्यू है ये है, इसको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में फ्रैक्शन में नहीं लिख सकता। ये बात समझ आ गई, फ्रैक्शन रैशनल और इरेशनल की। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप लोगों ने नोट करना है, पॉइंट टू बी नोटेड, वो ये है कि नियर एवरी रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइट, ये चीज़ आप लोगों ने समझनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। क्या मतलब है इसका, कि आपके पास कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं नंबर ले लेता हूँ यहाँ पर 1 ले लेता हूँ, इस 1 के करीब जो है नियर एवरी रियल नंबर, ये रियल नंबर है, इसके करीब आपको इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। समझ आ रही है बात? इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे, समझाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रियल नंबर जो है वो उसके करीब करीब लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर्स मौजूद है। ऐसा नहीं है कि इसके राइट साइड पे सारे के सारे मेरे पास क्या है, रैशनल है या इरेशनल है, या इसके लेफ़्ट साइड पे सारे इरेशनल है या रैशनल है। कोई भी रियल नंबर हो उसके करीब जो है इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि देखें, मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं क्या कर लेता हूँ, इस फंक्शन का मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट ट्राई टू फाइंड लिमिट एट एक्स अप्रोचेस टू 1। मैं कह रहा हूँ कि एक्स अप्रोचेस टू 1 था जब, ठीक है, क्योंकि वो आपको कह रहे हैं कि सारी रियल नंबर्स के लिए डिसकंटिन्यूस है, हमने ये प्रूव करना है। तो मैंने लेट कर दिया कि मैं इस फंक्शन का लिमिट फाइंड करना चाह रहा हूँ व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 1, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, मैं x1 ले लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने अभी कहा कि 1 के करीब करीब आपको इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। x1 में ले लेता हूँ यहाँ पर 1.01, ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। समझ आ रही है बात? ये क्या है, इरेशनल नंबर है, इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर मुझे फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी x1 के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर x आप रख रहे हैं इरेशनल तो फिर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है कि नहीं, तो मैंने इरेशनल नंबर रखा। इसी तरह x2 रख रहा हूँ, वो मैं 0.99 रख रहा हूँ, तो ये क्या आपके पास रैशनल है कि नहीं है? तो फंक्शन में आपको क्या कह रहे हैं कि जब फंक्शन में आप रैशनल नंबर पुट करें, ये रैशनल है ना, ठीक है, रैशनल नंबर पुट करें तो फिर फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है आपको, 1 दे रहा है।
इसी तरह x3 में अगेन पुट कर रहा हूँ, x3 में यहाँ पर पुट कर लेता हूँ 1.001। क्या इसको मैं पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ? कभी नहीं। तो ये आपके पास क्या है? इरेशनल नंबर है। तो देखें ये 1 के करीब करीब वैल्यूज़ हैं ये सारी। मुझे यहाँ से देखो रेशनल और इरेशनल कितने मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एफ ऑफ x3 के ऊपर फंक्शन चूँकि इरेशनल है x की वैल्यू, तो वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। इसी तरह x4 एक और वैल्यू ले लेते हैं जो 1 के करीब करीब 1.0001। ये क्या है? रेशनल है। तो यहाँ पर मेरे पास एफ ऑफ x4 के ऊपर चूँकि x की वैल्यू रेशनल है तो फिर फंक्शन वैल्यू क्या दे रहा है? 1 दे रहा है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाए कि हम अगर देखें कि 1 के करीब करीब आपके पास फंक्शन की वैल्यूज़ कभी 0 आ रही है, कभी 1 आ रही है, कभी 0 कभी 1, तो जंप कर रहा है कि नहीं इसका ग्राफ? देखें अगर मैं 1.01 रख रहा हूँ तो 0 आ रही है, 0.99 रख रहा हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है क्योंकि ग्राफ के अंदर ब्रेक आ रहा है, पहले 1 आ रही है फिर 0, फिर 1 के ऊपर वैल्यू आ रही है फिर 0। एक स्मूथ वे के अंदर नहीं चल रहा आपका ग्राफ। अगर इन सब के ऊपर वैल्यू या 0 आती या सारी 1 1 आती तो फिर हम कहते हैं कि फंक्शन का ग्राफ जो है वो स्मूथ बन रहा है, जंप के बगैर है। समझ आ रही है बात? तो ये फंक्शन फिर क्या होता है? कॉन्टीन्यूस होता है। समझ आ रही है बात ना? तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वी सी नियर 1 के करीब करीब है ये सारे नंबर्स। आप और भी बहुत सारे नंबर्स ले सकते हैं 1 के करीब करीब। फंक्शन क्या कर रहा है? जंप कर रहा है कि नहीं? फंक्शन जंप्स, दैट मीन्स देखो 1 के करीब करीब वैल्यूज़, हम 1 के ऊपर लिमिट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो 1 के करीब करीब वैल्यूज़ जब हम पुट कर रहे हैं, चूँकि रेशनल और रेशनल आ रही हैं ये सारी वैल्यूज़, तो वहाँ पर फंक्शन आपको क्या कर रहा है? जंप करता हुआ नज़र आया। 0 से 1 जा रहा है, फिर 1 से 0, फिर 0 से 1। तो इसका मतलब इसका क्या है कि दैट मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर फंक्शन जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहाँ पर तो मैंने 1 लिया है, आप कोई भी नंबर ले लें रियल, कोई भी नंबर रियल लेंगे तो उसके ऊपर यही बिहेवियर होगा इस फंक्शन का कि कहीं पे जंप करेगा 0 से 1, फिर 1 से 0, फिर 0 से 1। अब 2 ले लें तो 2 के करीब करीब आप बहुत सारे इरेशनल और रेशनल नंबर्स इनफाइनाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये पॉइंट आपको समझाया, पॉइंट टू बी नोटेड। समझ आ गई बात? तो ये जो मैंने आपको लॉजिक समझाई है तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि सेम लॉजिक बाकी सारे नंबर्स के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। सेम लॉजिक वर्क फॉर एवरी नंबर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज़ डिसकॉन्टिन्यूस। एफ ऑफ एक्स क्या है? यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस है एट एवरी रियल नंबर। आप कोई भी रियल नंबर लेंगे उसके करीब करीब आपको इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। समझ आ गई ये बात? तो आप कोई भी पुट करेंगे उसके ऊपर आपका ग्राफ जंप करेगा, कभी भी एक स्मूथ ग्राफ नहीं बनेगा। तो इसीलिए ये ग्राफ चूँकि जंप कर रहा है, इसके अंदर ब्रेक आ रहा है, तो ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस है। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनाना है हमने। उन्होंने कहा कि ग्राफ का बिहेवियर कैसे होगा। ये एक्स प्लेन है आपके पास, ये वाई प्लेन है, ठीक है। अब देखें ये आपके पास एक्स आ गया, ये वाई, एक्स नेगेटिव है और ये वाई नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले देखें अगर आपके पास एक्स चूँकि रेशनल और इरेशनल नंबर्स हैं, एक्स आपके पास अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेशनल नंबर्स हैं तो वाई की वैल्यूज़ क्या आ रही है? 1, यहाँ पर कहीं लाई करेगी। अगर इरेशनल नंबर है तो वाई की वैल्यूज़ क्या आ रही है? 0। तो वाई कहाँ पे 0 होता है? एक्स के ऊपर 0 होता है ना। जब एक्स 0 होता है तो वहाँ एक्स प्लेन के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर आपकी वाई की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहाँ पर आपकी वाई की वैल्यू क्या गिवन है? ये 0 गिवन है ना। जबकि एक्स जब रेशनल है तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है? 1। तो 1 आ रही है। अब रेशनल है, मैंने अभी आपसे कहा कि आपके पास इस 1 के करीब करीब इनफाइनाइट मिल जाएंगे नंबर्स। तो कभी भी आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं बनेगी, सिर्फ डॉटेड हम डालेंगे। डॉटेड क्यों डालें ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक ऐसी लाइन स्ट्रेट बनेगी लेकिन डॉटेड लाइन हम डालेंगे। यहाँ पर क्या है? फंक्शन 1 रिटर्न कर रहे हैं जब ये रेशनल है। देखें जब आप रेशनल नंबर ये फाइंड आउट करेंगे ना, हर डॉट समझ लो कि रेशनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये डॉट्स के अंदर जो गैप आ रहा है ना, ये इरेशनल नंबर्स हैं। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैंने यहाँ पर जो आपको कहा ना कि नियर एवरी रियल नंबर, ये कोई भी रियल नंबर है 1, इसके करीब आपको ये इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर्स मिलेंगे यहाँ पर भी। तो ये जो डॉट डॉट है ये एक्चुअल में इरेशनल और रेशनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चूँकि जंप कर रहा है ग्राफ, इस डॉट से फिर इस डॉट पे आएगा, जंप करेगा, ग्राफ अलग बनेगा।
फिर छोटा सा जंप करेगा, तो ये ग्राफ आपका एक स्मूथ लाइन नहीं बनेगा, डॉटेड बनेगा 1 के ऊपर। इसी तरह इर्रेशनल के लिए चूंकि 0 आपको गिवन है, तो 0 कहाँ पर होगा, एक्स प्लेन के ऊपर। यहाँ पर हम एक ऐसी डॉटेड लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे, तो इसका ग्राफ क्या होगा, इस बिहेवियर में क्या होगा, बनेगा। समझ आ गई ये बात? आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि ये ग्राफ के ऊपर जो मैंने डॉटेड लाइन डाली है, ये एक्स इज इक्वल वाई इज इक्वल टू 0 है। समझ आ रही बात? जहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0 होता है। चूँकि आपको इस 1 के करीब करीब इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर्स मिलेंगे, तो ये एक्चुअल में रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ आ रही बात? और इरेशनल को चूँकि जंप कर रहे हैं 0 से 1 फिर 1 से 0, तो ये ग्राफ के अंदर जंप आएगा इस तरह से। समझ आ रही बात? इसी तरह इस 0 के ऊपर वाई इज इक्वल टू 0 के ऊपर भी आपका ग्राफ इस तरह बनेगा। आई होप कि समझ आया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और थोड़ा सा टेक्निकल था, आपको समझना ज़रूरी था इसको। आई होप कि समझ आया होगा आपको। और यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 2.2 हुआ कंप्लीट। अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद इसी तरह लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।